वाला। हाँ। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो था वो एक मिनट, एक्सरे वन, ये जो है मैंने बताया था भी आपको कि ये इसमें बिल्कुल हम जो है वो सिंपल सिंपल जो आपके ट्रॉमा से रिलेटेड एक्सरेज हैं वो लगाएंगे, और इसमें वही लगाए गए हैं। और पहला जो एक्सरे था वो तो एक जो हर वक्त एग्जाम का क्या कहते हैं मोस्ट फेवरेट एक्सरे रहा है हमेशा से। और उसमें ये होता है कि जो यहाँ पे आपका इसका मिनिमली जो डिस्प्लेस्ड स्केफॉइड बेस्ड फ्रैक्चर था, और जो ये स्किफ वेस्ट फ्रैक्चर्स होते हैं इनका तकरीबन मेजॉरिटी लोगों ने इसमें बिल्कुल सही पिक किया है। लेकिन इसमें मसला ये होता है कि इसके बाद जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो ये होती है कि इसकी आपने रेफर ज़रूर करना होता है फॉर ऑर्थोपेडिक कंसल्टेशन। द रीज़न बीइंग कि अगर वेस्ट का फ्रैक्चर होता है तो जो डिस्टल पार्ट होता है इसका, तो वहाँ पे आपका जो यानी कि ये वाला जो एरिया है इसके अंदर इसमें एवियन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इसमें अगर ये सपोज करें कि मिनिमली डिस्प्लेस्ड है और अगर ये थोड़ा ज़्यादा डिस्प्लेस हो जाए तो इसकी वेस्कुलर सप्लाई बिल्कुल जो है वो यानी कि डिस्टर्ब हो जाएगी और एवियन डेवलप हो जाएगा। तो इस वजह से इस पेशेंट के अंदर जो आपने फर्दर जरूर बात लिखनी होती है ना, वो ये होती है कि आपने पेशेंट को ऑर्थोपेडिक रेफरल जरूर करनी है। तो इसमें और उसकी रीजन ये है कि अच्छा, अब इसमें काफी सारे लोगों ने लिखा है कि एवियन के लिए आप एमआरआई करवाएं या आप मतलब अगली स्टडी करवाएं। तो अगली स्टडी तब करवाएंगे कि जब वो अनडायग्नोज चलता रहा हो काफी अर्सा और आपने उसको दोबारा फिक्स करना है। तो इसमें तो चूंकि अभी कोई इतनी खास स्क्लेरोसिस नहीं हुई हुई है इस पार्ट की, तो इसलिए इसमें अभी हमें अब ये और बिल्कुल अर्ली है, तो इसलिए इस वक्त हमें इसमें एवियन का इतना खतरा नहीं है कि अभी इस वक्त है या नहीं। लेकिन वो एमआरआई तब करवाएंगे जब टाइम कुछ गुजर चुका है, अनडायग्नोज चलता रहा है और एवियन अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि बोन वो वायबल रही भी है कि नहीं, कि अगर हम इसको फिक्सेट भी करें तो क्या उसके बाद वो जो बोन जो टूट के लगा हुई थी उसमें दोबारा कोई ज्वाइनिंग का चांस भी है या नहीं, तो तब आप एमआरआई पे जाएंगे। अदरवाइज जो स्केफॉइड फ्रैक्चर है वो एक्सरे के बाद आपने एमआरआई पे नहीं लेके जाना आपने, और फॉलोअप भी नहीं करना एवीएन के लिए, क्योंकि एवीएन तो डेवलप हो सकता है इसमें, ये आपने फौरन उसके पास रेफरल के लिए भेजना है। और वो क्या करते हैं, इसको स्क्रू करके साथ जोड़ देते हैं, ये जो वायर के थ्रू के दोनों पार्ट्स को। क्योंकि उसकी रीजन ये है कि अगर तो दोनों पार्ट साथ जुड़े रहेंगे तो वो साथ ही दोबारा वो कैलस फॉर्मेशन होगी और फिर वो ब्लड सप्लाई जो डिस्टर्ब हुई है वो चलती रहेगी। लेकिन अगर वो दोनों पार्ट्स डिटैच हो गए और डिस्टेंस बढ़ गया तो फिर वो ब्लड सप्लाई आपको पता है कि इसकी यहाँ से डिस्टल से होके वापस आती है, तो वो फिर ये जो बोला ये वाला पार्ट है ये अगेन करेगा, तो फिर आगे फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस और बाकी सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो स्टेबलाइजेशन बाय कास्ट भी ठीक है आंसर, लेकिन आप वो काम जो है उन पे ही छोड़ दें जो क्या नाम है इनका ऑर्थो वालों पे, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको कर लेंगे। और इसलिए इसमें जो रेफर टू ऑर्थोपेडिक टीम है वो जिन जिन लिथल और डिस्प्लेस्ड है, माइनली डिस्प्लेस्ड है, नॉन डिस्प्लेस्ड नहीं है, क्योंकि नॉन डिस्प्लेस्ड में ये आपको इतना अच्छा लाइन नजर नहीं आती, उसमें आपको फिर वो स्केफोल्ड व्यू कराना पड़ता है कि जिसमें आप उसको डिस्ट्रेस डिटैच करके देखते हैं कि क्या कोई सेपरेशन वाली तो नहीं है, तो तब में उसमें वो नॉन डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर होता है। लेकिन अगर आपको जो ये फ्रैक्चर लाइन क्लियर कट नजर आ रही है तो आप मिनिमली डिस्प्लेस्ड उसको लिख दें। अच्छा जी, बाकी सारों ने बिल्कुल ठीक लिखा है कि वेस्ट का फ्रैक्चर है, वेस्ट का फ्रैक्चर है, और ये भी जिसने लिखा है कि पिनिंग एंड फिक्सेशन, तो वो भी ठीक है, लेकिन रेफर टू ऑर्थोपेडिक फॉर पिनिंग एंड फिक्सेशन टू अवॉइड एवास्कुलर नेक्रोसिस इस तरह लिख दें आप। और एमआरआई फर्स्ट लाइन ऑफ मोडालिटी नहीं है इसके डायग्नोसिस के लिए, बिल्कुल नहीं है, अनलेस के आपको बिल्कुल कोई सस्पिशन नहीं है। और ये क्या होता है इसके अंदर जो इसकी फाइंडिंग होनी होती है वो कहते हैं एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के बेस पे जो है आप टेंडरनेस। और एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स क्या होता है वो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे अगर आप इसको हम ऊपर करते हैं तो यहाँ पे दो टेंडन इस तरह जाते हैं, तो उसके दरमियान में एक जो है वो बॉक्स सा बनता है। और एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स इसलिए कहते थे कि जो पुराने जमाने में पता नहीं आप भी शायद जो ये एडिक्शन और ये कोकेन वगैरह लेते हैं तो इस बॉक्स के अंदर वो अपनी कोकेन भर के तो इस तरह उसको स्निफिंग करते थे इससे। तो इसलिए ये जो है एक क्या कहते हैं हिस्टोरिकल लैंडमार्क है। तो इसकी बेस पे यहाँ पे जब आप प्रेस करेंगे इस जगह पे, तो फिर ये जो है पेन अगर होगी किसी भी पेशेंट में तो ये आपके स्केफॉइड के फ्रैक्चर के लिए इंडिकेटिव है। अच्छा जी, उसके बाद जो है फिर अगला ये खैर यहाँ पे इसका आंसर ये था, बिल्कुल सही था, मिनिमली डिस्प्लेस्ड ट्रांसिस फ्रैक्चर था।
और ये डिस्टल पोल है और ये प्रॉक्सिमल पोल है और ये वेस्ट है, और ये आप लोगों ने बिल्कुल सही लिखा था कि वेस्ट का फ्रैक्चर है। तो स्केफॉइड फ्रैक्चर नहीं लिखना होता, अगर आप लिखेंगे तो जो इसका फ्रैक्चर आप यानी कि जो प्रॉपर वर्ड था वो वेस्ट का फ्रैक्चर था। अच्छा जी, ये जो था एक फ्रैक्चर जो कि यहाँ पे क्या कहते हैं, बेस ऑफ फर्स्ट मेटा कार्पल का जो फ्रैक्चर था, ठीक है। और उसके अंदर यहाँ पे वो इम्पैक्टेड भी था कि वो मतलब बेसिकली इम्पैक्टेड फ्रैक्चर ये होता है कि जो दो फ्रैगमेंट्स हैं वो आपको एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा ओवरलैप होते हुए नजर आ रहे थे, इनके दरमियान में स्पेशल सेपरेशन नहीं होती। और दूसरा ये होता है कि इसमें एक मिनट कहाँ गया, हाँ ये, अच्छा सॉरी एक मिनट। अच्छा, इसमें जो ये इसकी लाइन जा रही है ना यहाँ नीचे, तो ये बेसिकली एक छोटी सी लाइन अंदर तक जो इसकी क्या कहते हैं इंट्रा आर्टिकुलर एक्सटेंशन भी दिखा सकती है। और अगर ये इंट्रा आर्टिकुलर एक्सटेंशन है तो फिर ये बेनेट्स फ्रैक्चर जो इसको आप कहते हैं, जो फर्स्ट मेटाकार्पल का फ्रैक्चर होता है। और अब हम देखते हैं कि क्योंकि इसमें जिन जिन लोगों ने किया है तो, और अच्छा इसमें ना, यहाँ ये अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि इंट्रा आर्टिकुलर एक्सटेंशन पीछे से ये छोटी सी लाइन पीछे तक यानी कि इंट्रा आर्टिकुलर आती नजर आ रही होती है। तो इसमें इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं या इस तरह के जो आपके पास वो हैं क्या कहते हैं जो कि एक्सरेज आते हैं, तो हमें आपने ये बहुत गौर से देखना है कि ये बेस और मेटाकार्पल का अगर फ्रैक्चर है तो ये क्या ये इंट्रा आर्टिकुलर एक्सटेंशन है इसकी या नहीं। और अगर इसकी आपको जरा सा भी सस्पिशन हो कि ये कोई एक लाइन वहां तक जा रही है, तो फिर आपको जो है ना इसको फौरन, यहाँ पे भी इस तरह लग रहा था कि शायद वो बेस तक पहुंची हुई है लाइन फ्रैक्चर की, तो अगर ये उधर तक पहुंच गई है इंट्राआर्टिकुलर तो फिर ये बेनेट फ्रैक्चर जो है इसको आप कहते हैं। और पॉसिबल जिसने पॉसिबल इंट्राआर्टिकुलर एक्सटेंशन पॉसिबल भी लिख दें आप, यहाँ पे आपको थोड़ा सा एडवांटेज होता है क्योंकि आपको तो इसको थोड़ा ओवर कॉल कर लेना बेनेट फ्रैक्चर को बेहतर होता है एज कम्पेयर टू कि इसको नो इंट्राआर्टिकुलर एक्सटेंशन दे। और आप इसके लिए फिर अगर आपको सस्पिशन है तो ये वो जगह है जहाँ पे आप सीटी भी रिकमेंड कर सकते हैं फर्दर इसको डिलीनिएट करने के लिए कि ये बेनेट फ्रैक्चर है या नहीं। और इसके अंदर फिर वही बात है कि इमोबिलाइजेशन ऑर्थोपेडिक रेफरल, इसमें जो पेशेंट्स हैं ना इनकी ट्रीटमेंट्स के लिए बेहतर ये होता है कि आप ऑर्थोपेडिक रेफरल आप उनको सजेस्ट कर दें रदर देन कि आप ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन या कास्ट एप्लीकेशन या कोई इस तरह की चीज़ें जो है वो आप सजेस्ट करें। वो बहुत मिनिमम जगह हैं जहाँ पे आप कास्ट एप्लीकेशन करते हैं, जैसे सर्वाइकल स्पाइन का फ्रैक्चर है तो उसमें आप ऑर्थोपेडिक रेफरल कभी नहीं कह सकते हो क्योंकि उसकी वजह है कि पेशेंट को वहाँ तक उसके अंदर आपको फौरन कोई कॉलर अप्लाई करना होता है। लेकिन वो बहुत थोड़े फ्रैक्चर हैं जिनमें आपने खुद सर्जिकली उसको, सर्जिकली तो नहीं खैर, मतलब ट्रीट थोड़ा सा करके फिर भेजना होता है। अच्छा जी, उसके बाद बाकी सारों ने तकरीबन इसमें ठीक लिखा है। और बस वही जिन जिन लोगों ने इसमें से बेनेट फ्रैक्चर लिख दिया है तो वो बिल्कुल ठीक है और वो जो है उसमें तो बिल्कुल सही है। लेकिन ये इसमें थोड़ा सा इंटर आर्टिकुलर कंपोनेंट था और ये मोस्ट लाइकली बेनेट फ्रैक्चर था। तो अच्छा जी, उसके बाद नंबर नेक्स्ट जो था वो था आपका एवल्जन फ्रैक्चर था बेस ऑफ डिस्टल फैलिंग्स ऑफ फिफ्थ फिंगर या जो लिटिल फिंगर है। और इसके जो बेस का डिस्टल फैलिंग्स का जो फ्रैक्चर होता है तो, और इसके बाद दूसरी चीज़ क्या इंपॉर्टेंट थी इसके अंदर कि इसमें जो आर्टिकुलर सरफेस है ये जो नीचे आ रही है इसकी ऑलमोस्ट आधी आर्टिकुलर सरफेस उसके फ्रैक्चर की वजह से इरोड हो गई है या ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो इसलिए जो है ना इसमें आप इसको वो कहते हैं क्या कहते हैं इसको, ये जो होता है इसका इसका क्या नाम है, इसका नाम होता है आपका मैलेट फ्रैक्चर, ठीक है। एक सेकंड देना मुझे। अच्छा, जो इनका एक क्वेश्चन है कि जो गेम कीपर्स थंब है तो वो बेसिकली जो है वो अल्नर प्लेटरल लिगामेंट की इंजरी है, वो भी मेरे ख्याल में हमें दिया हुआ है इसमें, तो वो भी आता है ना तो उसको भी हम देखते हैं। और वो जो होती है इंजरी वो मेरे ख्याल से इसके फेलिंग्स के लेवल पे होती है। और जो इसकी गेम कीपर्स थंब है, ठीक है। हाँ ये बिल्कुल सही है, सारे लोगों ने जिन्होंने मेरिट फिंगर कहा है वो बिल्कुल सही है। और इसमें मेजॉरिटी जो है वो
ठीक है माशाल्लाह। एक मिनट, हाँ, मैं आप लोगों का रिजल्ट निकाल रहा हूँ। जो आप लोगों ने लिखा हुआ है वो मेरे से मिस हो गया। हाँ, ये आ गया। अच्छा जी, उसके बाद इसने लिखा है जी और दूसरा इसमें एवल्जन फ्रेगमेंट ऑफ DIP जॉइंट। नहीं देखिए, इसमें आप लोगों ने वर्ड सारों ने मेरिट फिंगर ठीक लिखा हुआ है, लेकिन इसमें जो मैं वर्ड अब ढूंढना चाह रहा हूँ ना, वो ये है कि आपने वल्जन फ्रेगमेंट तो लिख दिया है, तो क्या आर्टिकुलर सरफेस की इरोजन भी साथ लिखी है कि नहीं। तो इसलिए अब आपने वो देखना है कि विद इरेगुलरिटी डिस्टल फैलेंक्स की है सारों ने, लेकिन ये जो मैलेट फिंगर लिखा है ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखिए, इसमें ना आप लोगों में से मेजोरिटी ने ना जो ये आर्टिकुलर सरफेस की अंदर से थी ना, ये जरूर दिया इन्होंने वर्जन। लेकिन अब इसमें जो मेरा ख्याल है ज्यादा, यानी कि वो तो ठीक है, आप लोगों की फाइंडिंग जिसने मैलेट फिंगर लिखा पास भी हो गया है। लेकिन जो अगर आप इसमें जो आर्टिकुलर सरफेस जिस तरह आधी की आधी गायब हुई पड़ी है, ये यहाँ से पूरे का पूरा ये पार्ट ही खुड़ के बाहर आया पड़ा है, तो इसमें आपको ये जरूर मेंशन किया करें कि आर्टिकुलर की सरफेस जो है, क्योंकि जब इंट्रा आर्टिकुलर एक्सटेंशन हो जाती है उसकी फ्रैक्चर की, तो फिर उसके लिए सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ताकि वो फिर हम उसे देख सकते हैं। अब इसमें मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि किसने आर्टिकुलर का वर्ड यूज़ किया है। हम्म, अच्छा, ये जो है ना किसी ने भी नहीं किया, मेरा नहीं ख्याल। वर्जन फ्रैक्चर का वर्ड बहुत सारे लोगों ने लिखा है, मैलेट फिंगर बहुत सारे ने लिखा है। एक ने तो इसको सोरियासिस वगैरह टाइप में बना दिया, लेकिन इसमें सोरियासिस नहीं है, तो टिपिकल वो फ्रैक्चर फ्रेगमेंट है जो कि बाहर पड़ा हुआ है। और ये देखें आप कि इंट्रा आर्टिकुलर डिस्टल फैलिंक्स फ्रैक्चर, जो इसका आपने वो लिखना था, और यही था कि एट द साइट ऑफ कॉमन एक्सटेंसर टेंडन इंसर्शन जो होती है इसकी, जहाँ से ये जो है फ्रैक्चर होता है। ठीक है। और उसके बाद जो है ना जो ये सारे के सारे लिख के, और आपने इसमें जो जिसने मेरिट फिंगर लिखा था वो भी ठीक है, और जिसने ये वर्जन लिखा था वो भी ठीक है। लेकिन इसमें जो टीचिंग पॉइंट था या जो टेक होम मैसेज है वो ये है कि चाहे वो बेसिकली ट्रेडमार्क नाम भी हो, लेकिन आपके डिफरेंशियल्स के या आपने जो डिस्क्रिप्शन देनी है उसमें इंट्रा आर्टिकुलर की जो है वो जरूर वर्ड यूज करें। खासतौर पर जॉइंट सरफेस अगर चली यूज हो गई है, तो आप लोगों ने इसमें वर्ड जरूर यूज करने हैं वो वाला। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फिर था एक अनडिस्प्लेस्ड, एक मिनट है इसमें। हाँ, ये देखें, ये था इंट्रा आर्टिकुलर प्रॉक्सिमल फेलिंक्स फ्रैक्चर, जो कि रेडियल कोलेक्टर लिगामेंट के साथ जो था वो इस जगह पे एक फ्रैक्चर हुआ हुआ था। और इसमें माशाल्लाह काफी सारों ने इसको फ्रैक्चर ऑफ बेस ऑफ प्रॉक्सिमल फेलिंक्स, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसमें भी वही बात है कि अब ये जो था पेशेंट था, इसमें ये एक सेकंड। अच्छा, इसमें ये जो जगह है, ये मेरा ख्याल है कि वही टिपिकल जो साइट है फॉर गेम कीपर्स थंब, वो भी यही जगह बनती है कि यहाँ पे। लेकिन वहाँ पे जो इसका वर्जन होती है वो मेरे ख्याल से होती है दूसरी साइड पे है। एक सेकंड है, मैं इसको कंफर्म कर लेने दें। ये एक मिनट, इसका क्योंकि इसका गेम कीपर थंब की जो डेफिनेशन है ना, वो सब में इस तरह के जो वर्ड्स है ना वो बहुत टिपिकल होते हैं। और मुझे जरा इसमें देख लेना चाहिए कि ये, क्योंकि मसला ये है कि इसमें ये जो साइड है ना, ये है रेडियल कोलैटरल लिगामेंट की। जो गेम कीपर स्तंभ होता है ना, वो होती है अल्नर कोलैटरल लिगामेंट की इस साइड पे जो होती है। तो ये मेरा ख्याल है कि गेम कीपर स्तंभ इसको नहीं हम यूज करेंगे। इसका लिए जो हमारा वर्ड होगा ना वो सिर्फ यानी कि बस यही है कि डिस्टल जो उसका वो है, इंट्रा आर्टिकुलर प्रॉक्सिमल फेलिक फ्रैक्चर एट द साइट ऑफ रेडियल कोलैटरल लिगामेंट। ठीक है, क्योंकि इसको मैं देख रहा हूँ, तो ये जो वर्ड आपने इसके लिए गेम कीपर स्थान के लिए होता है वो इस साइड पे होगा, जो कि अल्नर कोलेट्रल लिगामेंट की साइड पे होगा। ठीक है। एक सेकंड, आपको मैं इसकी पिक्चर भी दिखा देता हूँ। एक दो पिक्चर्स दी हुई है इन्होंने, ये देखिए। इसमें जो इसकी ये जो फ्रैगमेंट है जो रिवर्स हुआ पड़ा है यहाँ पे इस जगह पे,
यहाँ पे ये जो फ्रेगमेंट की वर्जन है वो टुवर्ड्स अल्नर साइड पे है, कि अल्नर कोलैटरल लिगामेंट इस साइड से अटैच होता है। तो यहाँ पे अल्नर कोलैटरल लिगामेंट की अगर तो यहाँ पे फ्रैक्चर है, फिर तो आप इसको गेम कीपर्स थंब कहेंगे। लेकिन ये चूंकि दूसरी साइड पे है, कि तो इसलिए इसको जो है आपने रेडियल कोलैटरल लिगामेंट की तरफ है, रेडियस की साइड पे है, तो ये बेसिकली सिंपल आप इसको वर्ड यानी कि डिस्क्राइब करेंगे, गेम कीपर्स थंब नहीं इसमें कहना। तो इसमें ये इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बाकी सारों ने तकरीबन सही लिखा है, लेकिन जिन्होंने इसमें गेम कीपर स्तंभ को यूज किया है ना, तो उसमें थोड़ा सा ओवर कॉल कर गए हैं इसको। और यूसीएल नहीं, अल्नर कोलैटरल लिगामेंट याद रखना, वो अल्ना की साइड पे होता है। अगर आपको इस तरह थंब दिखाया जाए तो थंब की आउटर सरफेस है वो रेडियस की साइड पे होती है। तो रेडियस साइड पे अगर इस साइड से फ्रैक्चर होगा, यानी कि थंब के आउटर साइड पे, तो ये रेडियल साइड है, तो रेडियल कोलैटरल लिगामेंट इस साइड पे होता है। और ये जो साइड है अंदर वाली, ये अल्ना की साइड पे है, तो अल्नर कोलैटरल लिगामेंट जो इसका है वो अंदर वाली साइड पे होता है। तो अंदर वाली साइड की इस साइड का फ्रैक्चर अगर होगा इसका बेस का इस जगह का, तो फिर ये जो है आपका स्कियस या जो गेम कीपर स्तंभ है या स्कियस स्तंभ है वो आएगा इसके अंदर, ठीक है। तो इसलिए इसमें तकरीबन सारे ठीक है, लेकिन सोए ये जिन्होंने इसको ओवरकॉल कर दिया गेम कीपर स्तंभ के अंदर। और किसी ने बस वर्जन, अच्छा और दूसरा आर्टिकुलर, अब मैं फिर वर्ड ढूंढ रहा हूँ कि क्या आप लोगों ने इसमें देखे सीधा सीधा आर्टिकुलर सरफेस के अंदर घुसा पड़ा है वो, और क्या आप लोगों ने किसी ने इसमें इंट्रा आर्टिकुलर का वर्ड यूज किया है। तो हाँ, ये मिनिमल डिस्प्लेस्ड डॉक्टर आमना ने लिखा है, लेकिन इसमें कोई मसला है कि उन्होंने उसको उल्टा कर दिया है। उसके बाद फिर और किसने लिखा है, अल्नर, काफी सारों ने इसको अल्नर कोलैटरल लिगामेंट लिखा हुआ है, जबकि अल्नर कोलैटरल लिगामेंट नहीं है, ये वो है इंट्रा आर्टिकुलर। का मतलब ये है कि वो आर्टिकुलर सरफेस को टच कर रहा है बस। मतलब यानी कि उसका फ्रैक्चर लाइन जिस तरह आप इसमें देखेंगे, तो ये देखें, तो इसमें अगर फ्रैक्चर लाइन की जो नीचे वाली साइड है वो अंदर पहुंची हुई है, ये पूरी की पूरी आर्टिकुलर सरफेस है ना दोनों साइडों की, इसमें से ये जो अंदर लीनियर डिफेक्ट्स है ये आर्टिकुलर सरफेस को टच कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर फ्रैक्चर जॉइंट के अंदर वाली यानी कि जो सरफेस है वहां तक पहुंच गया, तो इसका मतलब इंटर आर्टिकुलर एक्सटेंशन। जॉइंट यानी कि जॉइंट सरफेस, स्पेस तो नहीं इन्वॉल्व होगी, जॉइंट सरफेस है। तो इसमें भी आप लोगों ने, बहुत कम लोगों ने इसके अंदर जो है वो इंटर आर्टिकुलर लिखा हुआ है। नहीं, डॉक्टर सैरिश ने ठीक लिख दिया इसमें, इन्होंने रेडियो कोलैटरल लिगामेंट भी सही लिखा है इन्होंने, ये बिल्कुल सही है इनका, लेकिन गेम कीपर्स थंब नहीं है ये दूसरा। ठीक है, अगला चलते हैं जी। अगला है हमारा एक सेकंड में, हाँ जी ये, इसमें आप लोगों ने, मैं देखता हूँ सबसे पहले तो लिखा क्या था। इसमें आपकी जो थी, मेटाकार्पल बेसिस आर नॉट कॉन्ग्रुएंट विद द डिस्टल रो ऑफ मेटा ऑफ द कार्पल बोन्स, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं कि हाँ बिल्कुल सही है। ये देखिए यहाँ ये जो जो सरफेस इसके साथ, यानी कि आप यहाँ पे देखें, हमेशा आपको याद होगा कि जो ऊपर वाली रो और नीचे वाली रो है, तो ये हमेशा जो, बल्कि इससे पिछला मैं होगा अक्सर दिखा देता हूँ, कोई हैंड का है, ये भी देख लें आप बेशक, ये सारी की सारी लाइन जो है ना बिल्कुल सही बनी पड़ी है, देखें आप, ये बिल्कुल सही जा रही है सारी की, जबकि ये भी सेंटर्ड इधर है। तो लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि ये जो हमारा अब वाला केस है, इसमें ये बिल्कुल ही डिस्प्लेस होकर ये ओवरलैप कर गई हुई है, मतलब ये बोन एक दूसरे के ऊपर यूं चढ़ गई हैं। तो इसके अंदर भी यही सारे के सारा जो लेटरल साइड है उसमें भी जो वो जो बोन्स हैं जो इनके सामने आनी चाहिए थी, वो भी सारी की सारी पीछे गई हुई है। तो इसमें जो आपका मेन था वो ये था कि डिसलोकेशन थी थर्ड फोर्थ फिफ्थ कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स की, ठीक है। कार्पल और मेटाकार्पल जॉइंट्स की डिसलोकेशन हो गई थी, जिसकी वजह से ये जो है ना वो था। तो इसका मतलब ये है कि डिस्टल कार्पल रो की नहीं है, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स की जो है वो डिसलोकेशन है, कि जो जहाँ पे कार्पल और मेटाकार्पल का जो था वो जॉइंट बनना चाहिए था, वो बेसिकली जॉइंट इस तरह बनने की बजाय वो इस तरह हो गया हुआ है, वो आगे पीछे आ गए हुए हैं, ठीक है। तो ये इसमें था मेनली। और इसमें देखते हैं किसने किया है ठीक इसको। इसमें तो बिल्कुल ही डिसलोकेशन ऑफ डिस्टल कार्पल रो नहीं, और कंप्रेशन फ्रैक्चर नहीं, अच्छा जी। उसके बाद फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं, मतलब ये जो है ना बेसिकली, ये बेसिकली पोस्ट ट्रॉमेटिक सिर्फ डिसलोकेशन थी। और मेरे ख्याल है कि किसी ने भी इस केस को 3 को नहीं सही सिलेक्ट किया, मतलब किसी ने फर्स्ट सेकंड लिखा हुआ है,
लेकिन हुक ऑस्टियोफाइट्स वगैरह लिख दिए, कुछ इस तरह की चीजें लिखी हैं, लेकिन नहीं इसमें वो किसी ने भी जो है वो इसको पिक नहीं किया। इसलिए आप हमेशा याद रखें कि जब भी हम आगे भी एक्सेस देखेंगे उसमें भी मैं आपको दिखाऊंगा कि जब ये आपकी इस तरह रोज ये सारी की सारी ओवरलैप कर रही हो तो ये कभी भी इनके साथ कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए, कि जॉइंट इस तरह बनना चाहिए। अगर जॉइंट यूं बने हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि जो आप इधर से इमेज लेंगे तो सारे ओवरलैप हो जाएगी बोन्स। तो ये ओवरलैप हो गई थी, इस वजह से ये इसको आपने बिल्कुल मतलब काफी सारे लोगों ने इसको सही नहीं किया। अच्छा जी, उसके बाद एक्सरे नंबर 6 जो था आपका, इसमें आपके पास जो था वो एक मिनट, ये देखिए जी, इसमें जो था आपके पास जो ल्यूसेंट लीजन था बोनी, ठीक है, और उसके बाद जो है ना फ्रैक्चर था, जो कि मोस्ट लाइकली आई थिंक एनकॉन्ड्रोमा का लीजन था, और उसके अंदर जो था ना पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हुआ था। मैं इसको आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये सारे का सारा लीजन था, और इसके अंदर हमेशा जब भी आपने देखना होता है, क्या देखना होता है कि पेंसिल के साथ आपकी कॉर्टेक्स कॉन्टिन्यू होनी चाहिए, आपकी कॉर्टेक्स में डिस्ट्रप्शन नहीं आनी चाहिए। अब इसमें क्या प्रॉब्लम था, इसमें जो ये वाला मिड वाला एरिया था ना, जहाँ पे लीजन की बाहर वाली साइड है, जो एंडोस्ट्रियल स्कैल्पिंग हुई हुई है, थिन हुई पड़ी है, तो वहां पे ये जो दोनों बोन्स है ना, इनके दरमियान में डिस्टेंस इस तरह नहीं होना चाहिए, नहीं कह सकते कॉर्टेक्स के अंदर। तो इसमें जो इसकी लेटरल साइड थी, यहाँ पे ये दोनों साइडों पे थोड़ा थोड़े डिफेक्ट थे। अगर आप इसको गौर से देखेंगे ना तो फिर आपको आइडिया होगा कि ये जो है आपका दोनों साइडों पे, यानी मीडियली भी थोड़ी सी लाइन आ रही थी, लेकिन उसमें यही था कि जो अब इसकी क्या फाइंडिंग थी, इसमें ये फाइंडिंग थी कि एक तो ये एनकॉन्ड्रोमा था इसके अंदर, जारी बात है कि इस जगह पे अगर आपको ल्यूसेंट लीजन विद एंडोस्टल स्कैल्पिंग मिल रहा है तो उसमें इसका मतलब ये है कि वो ऑलमोस्ट विद सर्टेनिटी वो एनकॉन्ड्रोमा है, चाहे उसमें कैल्सिफिकेशन फोकस नजर आए या ना आए। कई बार नहीं भी नजर आते, तब भी ठीक है, अगर आ गए तो बहुत ही अच्छी बात है। अब हमें देखना है कि आप लोगों में से किसने पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर पिक किया है, ठीक है, क्योंकि इसमें आधे नंबर तो एनकॉन्ड्रोमा के थे और आधे नंबर उसके ऊपर थे पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर के थे। तो अभी तक हाँ, ये एक आए डॉक्टर फौजिया, इन्होंने लिख दिया है लिटिल फिंगर कॉर्टिकल ब्रेक सीन, ठीक है, लेकिन इन्होंने उसके बाद हमें फ्रैक्चर का वर्ड नहीं यूज किया। एनकॉन्ड्रोमा विद फ्रैक्चर सतीजा आरिफ ने लिख दिया, ठीक है। हील फ्रैक्चर ऑफ मिड फेरिंक्स ज़ारा नस्रुल्लाह ने, इनका हाफ हाफ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर एनकॉन्ड्रोमा, हाँ, विद सस्पेक्टेड फ्रैक्चर डॉक्टर मैविश ने लिख दिया, डॉक्टर आमने ने लिख दिया, फिर एनकॉन्ड्रोमा आया, फिर एनकॉन्ड्रोमा एक और डॉक्टर फाकिया इकबाल ने लिख दिया, ठीक है, फिर बाकी सारे एनकॉन्ड्रोमा चलते आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि 4 5 6 लोगों ने देखा। अब याद रखें, एनकॉन्ड्रोमा वैसे मैं आपको बता देता हूँ सिर्फ एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। अगर तो ये आएगा तो ये किसी ऑलियर डिजीज या इस टाइप के जो इनके प्रॉब्लम्स होते हैं उनके साथ आएगा, या फिर ये फिर फ्रैक्चर के साथ आएगा। तो आप लोगों ने अगर एनकॉन्ड्रोमा नजर आ गया है तो आपने उसके बाद वहाँ ब्रेक नहीं लगानी, आपने उसको बड़ा तसल्ली से बैठ के देखना है कि इसके साथ फ्रैक्चर है कि नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी वजह ये है कि एनकॉन्ड्रोमा खुद कुछ पेनफुल नहीं होता, और पेशेंट जो है ना वो आपके पास प्रेजेंट नहीं करेगा, वो तब प्रेजेंट करेगा जब उसको पेन होगी। और जिस तरह ये फोकल फिंगर का एक्सरे हुआ है, फोकल फिंगर का एक्सरे मतलब ये है कि बड़ी लोकलाइज पैथोलॉजी थी जिसके लिए किया गया है। तो इसके लिए इसका मतलब ये था कि इसके अंदर आपको लाजमी इसको वो यूज करना चाहिए था, वर्ड जो था इसका कि ये स्कैल्पिंग और ये सारा कुछ लिखना था। अच्छा, इसमें कॉन्ट्रैक्ट क्लासिफिकेशन भी थी छोटी सी, ये भी उन्होंने लिखा हुआ है। अच्छा, दूसरे अगला जो है एक्सरे 7 था, और एक्सरे 7 जो था आपका, उसमें फिर उन्होंने लिख दिया था कि जो, हाँ एक सेकेंड दे, अच्छा इसमें उन्होंने ना थोड़ा सा मुझे लगता है एक गड़बड़ की थी आपके साथ। वो ये था कि जो यहाँ पे इनको थी फॉरेन बॉडी कोई नहीं थी, यानी कि पूरे केस के अंदर जो थोड़ी सी स्वेलिंग थी इस जगह पे, और लेकिन नो रेडियो पिक फॉरेन बॉडी सीन। और उसके बाद दूसरा क्या था कि इसका लेकिन फ्रैक्चर नीचे पड़ा हुआ था। तो ये जो होती है सिग्निफिकेंस, यहाँ पे आप देखें ना इसके अंदर, तो ये यहाँ से एक इस जगह पे मैं इसको आपको बड़ा करके बताता हूँ। ये जिसने देखा था ना उसको आइडिया हो जाता है कि ये जो जगह नॉर्मल नहीं थी, और यहाँ पे डिस्टल रेडियल का जो था वो फ्रैक्चर था, और उसके अंदर, तो इसलिए अब आप इसमें इसकी टेक होम मैसेज ये है, इस एक्सरे को लगाने का मकसद ये है कि कई बार जिस जगह पे फोकस किया होता है ना वो पैथोलॉजिकल नहीं होता। वो अच्छी बात है, आप उसको अच्छी तरह देखें, आपको कोई फाइंडिंग मिलती है, वेल एंड गुड, लेकिन आपने उसके बाद अपनी चेकलिस्ट पूरी करनी है। तो इसके अंदर जो आपका ये फ्रैक्चर इस जगह पे जो आ रहा है,
ये जो डिस्टल रेडियस के अंदर है, इसको अगर आप, ये इसमें इतना क्लियर नहीं हो रहा आपके पास जो इमेज होगा इसमें, क्योंकि छोटा आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे एक फ्रैक्चर पड़ा हुआ है और उसकी वजह से जो है ना वो प्रॉब्लम इसके अंदर आया हुआ था। यहाँ पे जो है ना ये पूरी की पूरी लाइन डिस्टल बक्कल फ्रैक्चर था। तो इसमें ये इसमें इम्पोर्टेंट था। आप देखते हैं इसमें हमने कितने लोगों ने इसको pick किया है। बोन वजन, बोन अपेयरेंस, इरोजन नहीं है, कुछ भी नहीं है, किसी ने भी ठीक नहीं पिक किया। इसका मतलब ये है कि इस केस के अंदर आप लोगों ने जो चेक लिस्ट थी आपकी, उसको आपने वो सही नहीं किया। ये जो पे ये है लेटरल व्यू है, तो ये वाला आ रहा है दूसरे वाला, और ये जो है एपी है। लेकिन चूंकि ये लेटरल व्यू ऑफ फिंगर है, यानी कि जो क्या कहते हैं इसको, ये रिंग फिंगर था, तो नहीं रिंग फिंगर नहीं, इंडेक्स फिंगर है ये, तो इंडेक्स फिंगर थी, तो उसके साथ फिर ये जो है ना डिस्टल आपको इसका जो रेडियस है उसकी वजह से यहाँ पे ये टूटी हुई है इस जगह पे। इसलिए ये आपने थोड़ा सा इसको मिस कर लिया था। और ये सिर्फ इसीलिए दिया गया है इसमें, बेशक अगर ठीक नहीं भी हुआ तो कोई टेंशन नहीं है, कि आप लोगों ने हमेशा इसका सर्वे पूरा करना है, चाहे आपको फोकस्ड एक फिंगर का ही व्यू क्यों ना दिखाया जाए। अच्छा जी, उसके बाद है केस नंबर 8। केस नंबर 8 तो मेरा ख्याल है आप लोगों ने सारों को ही ठीक करना चाहिए। हाँ ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ना डिस्टल रेडियस का फ्रैक्चर था, विद जिसमें ये यहाँ पे सारे के सारे फ्रैक्चर आया था, और विद इम्पेक्शन थी, थोड़ी सी डॉर्सल एंगुलेशन थी, क्योंकि ये बैक साइड को थोड़ा सा मूव हुआ हुआ था, और ये बक्कल फ्रैक्चर था कि जिसमें इम्पेक्शन होती है, जो ऊपर नीचे नजर आ रहा होता है। ठीक है, इसमें आपके पास जो, एक सेकेंड दीजिए, सॉरी। अच्छा, इसमें जो आपके पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो यही थी कि अगर आपकी ये जो पेरियोस्टियम जो थी लाइनिंग, वो मेंटेन रहे, बेशक बक्कल हो गया हुआ है और वो ब्रेक नहीं हुई, तो ये इसको फिर कुछ भी नहीं करते थे, इसको जो है ना कुछ भी सर्जिकल इंटरवेंशन नहीं करते, ये सिर्फ थोड़ा सा इसको कास्टिंग करेंगे और ये जो फ्रैक्चर है वो खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा। तो इसलिए अब हम इसमें देखते हैं कि हाँ बिल्कुल सही है। डिस्टल रेडियल मेटाफिजियल फ्रैक्चर, चलिए हाँ ठीक है, मेटाफिजियल फ्रैक्चर बेंडिंग मीडियल एस्पेक्ट, वेरी गुड। टॉरस, अच्छा जी। कॉलीज फ्रैक्चर आप तब देते हैं जब वो कंफ्यूज कर जाती है। उससे पहले ना बच्चों में कॉलीज फ्रैक्चर का वर्ड नहीं यूज करते। जब ये कंफ्यूज हो जाता है ना, मैच्योर स्केलेटन होता है, फिर हम इसको कॉलीज और उसमें ले जाते हैं। नॉन डिस्प्लेस मेटाफिजियल फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल रेडियस भी ठीक है। इसको बेशक आप वो वर्ड डिस्क्राइब कर देंगे, पार्शली हील्ड भी ना कहें आप, बस टॉरस फ्रैक्चर बस लिख के तो आप इसको फारिग कर दें, यानी कि जो बक्कल फ्रैक्चर, सॉरी, और बक्कल फ्रैक्चर का वर्ड इसमें यूज होगा। और कॉलिस, कॉलिस नहीं, कॉलिस नहीं यूज करना। कॉलिस इसलिए यूज नहीं करना है कि वो नॉर्मली एडल्ट स्केलेटन के लिए हम यूज करते हैं, ओल्ड एज पेशेंट्स में ज्यादा होता है वो, तो उस वक्त फिर आपकी वो सारी की सारी आती है। जब अभी स्केलेटन फ्यूज नहीं हुआ ना, तो फिर वो इसके लिए पेडियाट्रिक जो डिस्क्रिप्शन है ना, वो कि जो आपका टॉरस बक्कल ये फ्रैक्चर, इस तरह के वर्ड्स यूज करेंगे आप, रेदर देन कि आप जो है वो ओल्ड वालों की टर्म्स यूज करें इसमें। और लेकिन फ्रैक्चर सारों को पिक करना चाहिए था, फ्रैक्चर बड़ा कैटेगोरिकल था। और जो है वो, और एक्स्ट्रा आर्टिकल जिसने वर्ड यूज किया बिल्कुल सही लिखा आपने। और डॉर्सल एंगुलेशन जरूर लिखनी थी। तो डॉर्सल एंगुलेशन, क्योंकि ये एंगुलेट अगर करेगा ना थोड़ा सा भी, जिस तरह ये बोन जा रही है और अगला फ्रैक्चर थोड़ा सा पीछे की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, तो इसकी डॉर्सल वोलर एंगुलेशन जो है ना, इसको जरूर कमेंट किया करें। तो ठीक है, ये भी मतलब आप लोग मार्जिन पे कट से पास हैं, लेकिन वो इसको आप बिल्कुल क्लियर कट कैटेगोरिकल पास कर सकते थे। पेरिल्यूनेट डिसलोकेशन के लिए ये व्यू सही नहीं है, थोड़ा सा आप उसमें। और फिर दूसरा ये है कि इस एज में जो ये एज ग्रुप है, तो इसमें भी वो जो टिपिकल बोन्स की शेप्स आती है ना एंगल्स जो बनाने के लिए, वो भी बनी ही नहीं होती इसमें। तो इसलिए जो ये होते हैं ना पेरिल्यूनेट डिसलोकेशन, या ये जो सारे वर्ड्स होंगे ना आपके लिए, ये नॉर्मली तब यूज करते हैं जो जब वो बच्चा यानी स्केलेटली मेच्योर हो जाए और जो कार्पल बोन्स है ना वो पूरी मेच्योर नजर आनी शुरू हो जाए। टेरी टॉमस वगैरह इसमें नहीं करते होते हैं, ये तो ये अभी पूरी बोन बनने तो दे। जब बोन बनेगी तो टेरी टॉमस आएगा ना। वो जब तक, अब पहली बोन के बाद के दो एक इधर ऑस्टिफिकेशन सेंटर पड़ा है, इधर ऑस्टिफिकेशन सेंटर पड़ा है, उनके दरमियान में तो वैसे ही डिस्टेंस आ जाना है। तो इसमें तो तब आप कहेंगे ना जब मेच्योर हो चुकी हैं बोन, अपने साइजेस पूरे कर चुके हुए हैं, फिर उसके बाद बोन के दरमियान में डिस्टेंस बढ़ेगा तो कहेंगे, उससे पहले नहीं कहना। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद आपका इससे अगला एक्सरे था, एक्सरे जो नंबर 9 था। और ये भी मतलब इसमें था कि जो आपका
दोनों के फ्रैक्चर्स थे, ठीक है। और जो रेडियो कैपिटल अलाइनमेंट थी वो ठीक थी इसके अंदर। तो इसमें जो आपका क्या कहते हैं, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो यही थी कि जो अल्नर मेटाफिजियल फ्रैक्चर जो था वो अच्छा खासा ज़्यादा था, दोनों साइडों का फ्रैक्चर था। और उसके अंदर आपके पास लिखना जो, हाँ तो इसमें आप लोगों में से, हाँ डिस्टल डिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेस्ड या एंगुलेटेड वर्ड ज़्यादा बेहतर था, डोर्सल एंगुलेशन के साथ, कि पीछे की तरफ है या आगे की तरफ है। और उसके बाद फिर स्मिथ कॉलिस का वर्ड नहीं यूज करना बच्चों में, पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में जो ये कॉलिस फ्रैक्चर है, स्मिथ फ्रैक्चर है, ये नहीं वर्ड यूज करने हैं। ये तब यूज करने हैं जब स्केलेटली मेच्योर हो। इसी तरह जो पहले लूनेट डिस्लोकेशंस है ना सारी, वो भी जब तक वो पूरे बनेंगे नहीं आपने वो भी यूज नहीं करने। पीडियाट्रिक पॉपुलेशन के लिए वो पैथोलॉजीज नॉर्मल नहीं है, मतलब वो नहीं होती इस तरह। उनको उनको हम इस तरह क्योंकि बोन की मेच्योरिटी नहीं हुई ना, जब तक बोन की मेच्योरिटी नहीं हुई तो आपके नाइंगुल, अब इसमें देखें आप, अब इसमें आप इस पेशेंट के अंदर टेरिटोमल साइन कैसे निकाल सकते हैं, इसमें सिर्फ एक ये छोटा सा फोकल एरिया आ रहा है उस बोन का। तो अब हम हमें तो पता ही नहीं बाकी बोन्स हैं कहाँ पे। तो इसलिए जब तक वो स्केलेटली मेच्योर नहीं रहता, 20-21 साल की नहीं, 20-20 ईयर्स तक जाके जो है ना ये सारी बोन्स 18 साल तक कम से कम जाके होती है। उसके बाद फिर आप तो बिल्कुल मेच्योर है स्केलेटन, फिर आपने ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं फिर यूज करने शुरू करने। अच्छा जी, इसमें कंप्लीट डिस्लोकेशन नहीं, हाँ, ये जो है ना डिस्टल, बस आप इसमें सिंपल जो था ना, एंगुलेटेड फ्रैक्चर्स ऑफ डिस्टल अल्नर और रेडियल मेटाफिजियल रीजन्स, बस ये वर्ड यूज करना था आपने। इसके अलावा हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी इसके अंदर। अच्छा, एंगुलेशन के लिए लेटरल का भी कोई व्यू आता है ना मेरे पास में, मैं आपको समझाता हूँ, इसमें नहीं आपको क्लियर होगी एंगुलेशन ना, अभी कोई लेटरल व्यू आता है ना मेरे पास में, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें किस तरह आपने एंगुलेशन को कहना है। जो डिस्टल पार्ट है उसकी एंगुलेशन आपने बता देनी है, पीछे को जा रहा है आगे को जा रहा है, अगर तो वो इस तरह फ्रैक्चर हुआ पीछे हो गया तो डॉर्सल एंगुलेशन, आगे हो गया तो वोलर एंगुलेशन है बस। लेकिन जो फ्रैक्चर का फ्रेगमेंट डिस्टल है उसने पीछे को घुमा हुआ है या आगे को घुमा हुआ है, अगर पीछे को घूम गया फिर डॉर्सल कह दे, अगर दूसरे गया तो वो वोलर एंगुलेशन आगे को चला गया तो बस। तो इसमें चूंकि वो इतना अच्छा मेरे पास ओब्लिक व्यू नहीं था, तो लेकिन फिर भी यही था कि चूंकि ये लेटरल व्यू और ये बैक की तरफ स्विच कर रहा है तो इसलिए इसको डॉर्सल डिस्प्लेसमेंट डॉर्सल एंगुलेशन इन्होंने वर्ड यूज किया हुआ है। लेकिन अभी लेटरल आता है कोई ना कोई आएगा तो फिर मैं आपको ना मजीद एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। अच्छा जी, उसके बाद फिर आपने आना है, इससे अगला था 10 नंबर। अब देखते हैं कि 10 नंबर में किस किस ने ठीक किया हुआ है। ये बस बहुत असल में जो पेडियाट्रिक पॉपुलेशन है ना, जब स्केलेटल मेच्योर नहीं है ना, तो आपने जो चीज़ें देखनी है ना उसमें स्मूथनेस देखनी है बस, ठीक है। आप जब तक स्मूथनेस को नहीं जज करना शुरू करेंगे ना कि क्या ये जो डिस्टल रेडियस है इसमें सपोज करें, इसमें मेरे ख्याल से, एक मिनट है, तो इसमें भी काफी लोगों ने पेरिल्यूनेट डिसलोकेशन लिखी हुई है, मेड लंग डिफॉर्मिटी लिखी हुई है, स्केफोल्ड फ्रैक्चर लिख दिया है। ये अभी कुछ नहीं लिखना आपने, ये देखें आप, इसमें अगर आप इसमें जाए ना, ये देखें, सॉरी मैं आपको इसको बड़ा करके दिखा रहा था, ये कभी भी इस तरह का एंगल नहीं होता था रेडियस के अंदर, ये जो जिस तरह ये आके ना, आप देखें इसमें यहाँ पे आपको एक लीनियर डिफेक्ट भी नजर आ रहा था, और ये साथ बोन का, ये देखें थोड़ा सा इस तरह हुई थी। इसकी तो बिल्कुल यू स्मूथ सरफेस होती है, बिल्कुल स्ट्रेट। अगर इसमें आपको कहीं पे भी थोड़ी सी भी एंगुलेशन नजर आ गई है, ये इस तरह आपको रेडियस नजर आनी चाहिए। अगर इस तरह हो गई है ना तो इसका मतलब है अब ये जो इसका मतलब मोस्ट लाइकली ये जो बक्कल फ्रैक्चर हो चुका हुआ है, ठीक है, बक्कल फ्रैक्चर आ गई है, हल्का सा इसमें बकलिंग आ गई है। इसमें ट्रांसफर्स पूरा नहीं होता फ्रैक्चर, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स होती है ना, थोड़ी सी दब जाती है। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे यहाँ पे बेसिकली और कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ जो डिस्टल रेडियस थी ना, यहाँ पे आके इसके अंदर इस व्यू में सिर्फ आपको ना एक यहाँ पे ल्यूसेंट डिफेक्ट नजर आ रहा था। उसकी वजह से क्या हो रहा था कि जितनी ये स्मूथ जाती होती है उतनी स्मूथ नहीं जा रही थी, और यहाँ पे आके थोड़ा सा हुकअप करके ये ऐसे हो गया था बस, और इसके अलावा इसमें कोई फाइंडिंग नहीं थी। तो ये बेसिकली जो था डिस्प्लेस डिस्टल रेडियल, मिनिमली डिस्प्लेस डिस्टल रेडियल बक्कल फ्रैक्चर था, ठीक है। और लेटरल व्यू में था, एपी में कुछ नहीं पता था, लग रहा था ये बिल्कुल ठीक था एपी में। इसलिए अब इसमें देखते हैं कि किसने इसको हमारे चेक करा, स्केफॉल्ड फ्रैक्चर, मेड लंग गाइगेंटिज्म, उसके बाद फिर हेड कॉफ मेड का फ्रैक्चर, यानी कि तमाम बोन्स के फ्रैक्चर सब ने लिख दिए, सोए जो रेडियस बोन थी यानी कि जो जिसका फ्रैक्चर था
वो किसी ने नहीं लिखा। स्केफोल्ड फ्रैक्चर है, डीसीबी लिख दिया एक में, और उसके बाद फिर ऑस्टियोपेनिया है, बैलून एपिफिसिस है। मतलब वो मैं वही चाह रहा हूँ, सिर्फ उसकी वजह ये है कि जो ये जो चीज़ है ना, ये आप लोगों ने मिस नहीं करनी, ये बहुत सिग्निफिकेंट होती है कि अगर आपका यहाँ पे आपको रेडियस को आपने पेंसिल पकड़ के सीधा करना है कि ये बिल्कुल सही है, कहीं पे फोकल इंडेंटेशन है, फोकल बल्ज है, फोकल मतलब एंगल एकदम से बढ़ रहा है, तो भाई वो बकल फ्रैक्चर है। पीडियाट्रिक पॉपुलेशन के फ्रैक्चर इसी तरह के होते हैं, उसमें थ्रू एंड थ्रू लाइनें कभी भी आपको नजर नहीं आएंगी। तो इसमें भी आप लोगों का स्कोर अच्छा नहीं आया, और ये भी फ्रैक्चर किया। अच्छा जी, उसके बाद फिर अब ये फ्रैक्चर, अब देखिए इसको देखते ही आपको क्या अंदाजा हुआ है फौरन, ठीक है ना। उसके इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट आपको नजर आया ना, वो फाइंडिंग वो ये है कि ये स्केलेटल मैच्योर है, ठीक है। अब आपके वो जो सारी की सारी स्मिथ कोलीज ये वो फ्रैक्चर है ना, वो सारे के सारे आ जाएंगे। अच्छा, अब इसमें क्या है, एक तो इंट्राआर्टिकुलर डिस्टल रेडियल फ्रैक्चर है विद वोलर एंगुलेशन एंड एसोसिएटेड अल्नर फ्रैक्चर, ठीक है। अब इसमें आपके पास ये देखें, हाँ बल्कि इसमें मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए। एक सेकंड में मुझे आपके आंसर निकाल दूँ मैं। एक मिनट, एक सेकंड। अच्छा, ये इमेज आपको एक नजर आ रहा होगा, इसमें ये देखें कि ये जो आपकी, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ आप लोगों के लिए, ये देखें आप, ठीक है। अच्छा, डिस्टल रेडियल फ्रैक्चर जब आएंगे ना आप, ये तो इसमें आपके पास ये जो हाथ की बैक साइड है ना, मतलब ये वाली साइड, अगर जो डिस्टल फ्रेगमेंट देखें यहाँ से टूटा है ये फ्रेगमेंट, ठीक है, मतलब इस जगह से ये डिस्टल रेडियस टूटी है। टूटने के बाद जो टूटने वाला पोर्शन है, क्या वो हैंड की या हाथ की बैक साइड की तरफ हो गया है, या ये फ्रंट साइड की तरफ हो गया है? अगर वो बैक साइड की तरफ हो गया है, जिसको आप डॉर्सल एंगुलेशन कहेंगे, बैक की तरफ एंगुलेट कर गया है, तो इसका क्या मतलब है कि आप इसके लिए वर्ड जो है वो डॉर्सल एंगुलेशन करेंगे। और अगर वो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर है, सिर्फ एक्स्ट्रा आर्टिकुलर, मतलब ये कि जो जॉइंट स्पेस है उसके अंदर नहीं गया, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो आपका क्या कहते हैं इसको, जो एंगुलर ये तो है, तो इसको आप कोलीस फ्रैक्चर कहेंगे। इसका मतलब क्या है कि कोलीस फ्रैक्चर वो होगा कि जिसमें डिस्टल रेडियल का फ्रैक्चर होगा विद डॉर्सल एंगुलेशन, ठीक है। अब इसका उल्ट क्या होगा कि वो फ्रैक्चर उसी जगह से हुआ, लेकिन जो डिस्टल रेडियस थी वो टूट के हैंड के बैक साइड पे जाने की बजाय वो फ्रंट साइड की तरफ, आगे की तरफ हो गई। अब क्या होगा, अभी भी कोई इंटर आर्टिकुलर एक्सटेंशन नहीं हुई, ठीक है। अब उस इंटर आर्टिकुलर एक्सटेंशन नहीं हुई तो क्या होगा, ये स्मिथ फ्रैक्चर होगा, ठीक है। यानी कि स्मिथ और कोलिस फ्रैक्चर में फ्रैक्चर एक ही जगह से हो रहा है, लेकिन जो पार्ट टूटने के बाद आगे था ना, वो या तो पीछे की तरफ मूव कर गया या वो आगे की तरफ मूव कर गया। अगर पीछे की तरफ मूव कर गया तो वो फिर कॉलिस था, और अगर वो आगे की तरफ मूव कर गया तो फिर वो स्मिथ था। यहाँ तक तो वो फ्रैक्चर हैं जो डिस्टल रेडियस के फ्रैक्चर हैं, लेकिन इंट्रा आर्टिकुलर नहीं है। अब इंट्रा आर्टिकुलर में अब आप ये देखें, इंट्रा आर्टिकुलर में क्या है कि फ्रैक्चर हुआ, लेकिन जो फ्रैक्चर का कंपोनेंट था वो, यानी कि जो इंटर आर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ जो कंपोनेंट सेपरेट हो गया, यानी बोन से टूट के अलग हुआ, वो डोर्सल साइड पे था, यानी कि बैक साइड वाला जो फ्रेगमेंट था। अगर आप इसमें देखें तो ये ऊपर वाला फ्रेगमेंट टूटा है ना, तो ये हाँ हाथ के बैक साइड पे है, और वही थोड़ा सा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि जारी बात जो फ्रेगमेंट टूटेगा वही थोड़ा सा नीचे जा सकता है ना, जो बोन जुड़ी है वो तो नीचे नहीं जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर इंटर आर्टिकुलर फ्रैक्चर है, पहुंच गया है, और जो फ्रैक्चर कंपोनेंट जो टूटा हुआ है वो हाथ की बैक साइड पे है, डॉर्सल यानी कि बैक साइड पे है, तो फिर आप उसको क्या कहेंगे, डॉर्सल बार्टन, ठीक है। और उसके बाद आपने दूसरा याद रखना है, यानी इसको बार्टन फ्रैक्चर भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप दूसरा क्या करेंगे कि इसके ऑपोजिट, कि अगर जो फ्रेगमेंट टूटा था वो नीचे था, तो फिर आप उसको वोल्वर बार्टन या रिवर्स बार्टन कहेंगे, ठीक है।
इसमें आप लोगों ने ये याद रखना है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन आता है वो कोलिस और स्मिथ फ्रैक्चर है। लेकिन अगर वो फ्रेगमेंट इंट्राआर्टिकुलर एक्सटेंशन करके और टूटने वाला फ्रेगमेंट हाथ की बैक साइड पे है तो क्या होगा, रिवर्स बार्टन या डॉर्सल बार्टन। और दूसरा जो है आप उसको वोलर बार्टन और डॉर्सल बार्टन के तौर पे भी याद रखें कि अगर फ्रैक्चर लाइन अंदर एक्सटेंड कर गई है तो अगर वो जो फ्रेगमेंट टूट के लदा हुआ है वो बैक साइड पे है तो वो फिर डॉर्सल बार्टन है, यानी कि डॉर्सल साइड पे है। और अगर वो एंटीरियर साइड पे तो वोलर बार्टन है। बस ये आप लोगों का टोटल इसमें जो डिस्टल रेडियल फ्रैक्चर है ना, अगर आपको ये पता है ना तो बस इतना ही काफी है, इससे ज्यादा बेशक आप ना करें। पोली स्मिथ बार्टन, बस बार्टन में फिर आपका डॉर्सल बार्टन अगर फ्रेगमेंट टूटने वाला इस साइड पे, वोलर बार्टन अगर टूटने वाला फ्रैक्चर इस साइड पे। बस इससे ज्यादा आप लोग वो जो डेफिनेशंस है ना उनमें ना पढ़े, वो एग्जाम में जाके सारी मिक्स हो जाती है और फिर जाके आपको नहीं पता लगता क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये अच्छा। अब इसमें जो हमारे पास था ना, इसमें ये फ्रैक्चर यहाँ से टूटा था और इसका उन्होंने जो काफी सारे होते हैं ना वो इसमें ना नाम नहीं देते कि क्या है। आपने इसमें अगर आप डिस्क्राइब करेंगे तो इसमें आपको ये पता था कि जो था ये पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट हो गई है और उसके सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग है, इंट्राआर्टिकुलर एक्सटेंशन है। तो इसका एक तो मतलब ये हो गया है कि जो ये फ्रैक्चर था, यानी कि जो, एक मिनट है, मैं एक ही नंबर पे हूँ या डिफरेंट है, मुझे लगता है डिफरेंट पे आ गया। ठीक है, अच्छा। उसके बाद अब इसमें देखें, अब जिसने बार्टन फ्रैक्चर लिख दिया है ना वो ठीक है। आपने अभी उसको बेशक वो नहीं भी लिखा ना, क्या कहते हैं, रिवर्स बार्टन या डॉर्सल बार्टन, तब भी कोई मसला नहीं है। लेकिन बार्टन फ्रैक्चर का मतलब ये है कि अगर इंटर आर्टिकुलर है ना, आप चुप करके बार्टन फ्रैक्चर लिख के ना आगे लिख दें डॉर्सल, या जो आपको समझ आ रही है वेंट्रल है तो, या वो क्या कहते हैं उसको, यानी कि रिवर्स बार्टन या जो है वो डॉर्सल बार्टन। ठीक है, इन दोनों में से जो आपको समझ आता है, वोलर लिख दें तब भी ठीक है। अच्छा, लेकिन आपने यही याद रखना है कि जो कोहलीज और स्मिथ हैं वो इंटर आर्टिकुलर एक्सटेंशन नहीं दे रहे, दोनों आपको मैंने भी दिखाए हैं। ठीक है, तो अगर आप आपने जिस जिसने कोहलीज लिख दिया है या जिस जिसने वो लिख दिया है, क्या कहते हैं, स्मिथ, तो वो नहीं ठीक, ठीक है ना, क्योंकि उसकी वजह ये था कि उसमें जो था वो आपको बताया कि वो दोनों अंदर एक्सटेंड नहीं करते। ठीक है, इसलिए अब इसमें बार्टन फ्रैक्चर जिसने लिख दिया है और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टल रेडियल और अल्नर स्टायलट डिस्क्रिप्शन भी दे दिया ना, दैट्स फाइन। आपको उसके आगे भी जाने की जरूरत भी नहीं है, अगर आपको वर्ड्स नहीं भी आ रहे हैं ना तो कोई टेंशन नहीं है इसमें। ठीक है, विद कोलिस फ्रैक्चर नहीं, बिल्कुल नहीं है कोलिस फ्रैक्चर, आपको बताया है कोलिस फ्रैक्चर। बार्टन फ्रैक्चर बिल्कुल है, इंट्रा आर्टिकुलर एक्सटेंशन है और डॉर्सल एंगुलेशन है, तो इट्स फाइन। आपको डॉर्सल एंगुलेशन मिल गई है तो बस बार्टन फ्रैक्चर है। ठीक है, क्योंकि वही साइड आपने वही देखा था कि जो पार्ट टूटेगा वही नीचे जाएगा तो उसी साइड को एंगुलेट करेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर डॉर्सल एंगुलेशन लिख दी है और बार्टन फ्रैक्चर लिख दिया है तो बहुत अच्छा है। और अगर ये आगे की तरफ गया होता, इंट्रा आर्टिकुलर एक्सटेंशन होती, तो फिर रिवर्स बार्टन आ जाना था। तो ये 3-4 वर्ड्स में ना आप लोग इसको करें, इसकी बजाय कि जो है ना। और दूसरा, जिन जिन लोगों ने साल्टर हैरिस टाइप 4 लिखा है, काफी सारे हैं जिन्होंने साल्टर हैरिस भी लिखा है। साल्टर हैरिस जब ग्रोथ प्लेट जुड़ जुड़ गई है ना उसके बाद साल्टर हैरिस नहीं यूज हो सकता। साल्टर हैरिस या जो ये साल्टर हैरिस स्ट्रक्चर्स की जो डिस्क्रिप्शन है वो तब इम्प्लीमेंट होती है जब आपकी ग्रोथ प्लेट मौजूद है। अगर ग्रोथ प्लेट फ्यूज्ड है फिर साल्टर हैरिस किस काम की, फिर तो साल्टर हैरिस तो चलती ही ग्रोथ प्लेट की रेफरेंस के साथ है कि ऊपर है कि नीचे है कि दाएं के बाएं। और इसलिए इसमें तो स्केलेटली मेच्योर पेशेंट था, इसमें तो साल्टर हैरिस का वर्ड यूज भी नहीं हो सकता था। ठीक है, और जो वो भी है, दूसरा भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी, मैं दोबारा आपको वो इमेज दिखा देता हूँ एक दफा, कि जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, एक मिनट ठहरे, एक सेकंड है मुझे। ये जो इमेज था, ये बल्कि उसका है इमेज, क्या नाम है, रेडियोपीडिया का। ठीक है, तो मेरा मशवरा ये है कि आप लोग इसको, बल्कि इसको काफी डिस्क्रिप्शन से दिया हुआ है। आप ये लिंक में शेयर कर देता हूँ, और इसमें जो है ना अपने एक मिनट में दोबारा वो पहले वाला इमेज दिखा दूँ जिसमें सारे हैं। एक सेकंड दीजिए मुझे जरा, ताकि ये चीज क्लियर हो जाए एक दफा ना हमारी। नहीं आ रहा, एक मिनट ठहरे, वो पहले तो आ गया था। एक सेकंड मुझे पता नहीं।
चला गया, मैं फिर उधर से ट्राई करता हूँ एक मिनट। हाँ यहाँ से आ गया, चलिए देखिए, ये दोबारा देख लें अब आप लोग। स्मिथ में और कॉलीज में कोई इंट्राआर्टिकुलर एक्सटेंशन नहीं है, इसमें इंट्राआर्टिकुलर एक्सटेंशन थी। उसके बाद जिस साइड पे एंगुलेट कर रही है टूट के, यानी कि अगर पीछे वाली साइड नीचे गई तो डॉर्सल बार्टन या बार्टन, और अगर आगे वाली नीचे गई तो रिवर्स बार्टन या बोरर बार्टन। ठीक है, तो बस ये आप लोगों ने इमेज, ये उसका ये रेडियोपीडिया का है, इसको याद रख लें ताकि अगली दफा आपका जो डिस्टल रेडियल फ्रैक्चर है वो गलत नहीं होना चाहिए। अब इसमें जिसने ये देख ली थी ना लाइन, उसका मतलब ये था कि अब स्मिथ और कोलिस तो गया है लाइन में से, अब सिर्फ बार्टन रह गया है। अब बार्टन में देखना था आपने कि डॉर्सल बार्टन है या वोलर बार्टन है, तो उसमें चूंकि डॉर्सल साइड की वाले पार्ट ज्यादा इन्वॉल्व हुआ होता है, ये डॉर्सल बार्टन बस, या सिंपल बार्टन फ्रैक्चर। तो जिन जिन लोगों ने बार्टन फ्रैक्चर लिखा है वो बेहतरीन है, लेकिन किसी ने कोलिस और स्मिथ लिखा है वो इस पिक्चर को अच्छी तरह याद कर लें कि इंट्रा आर्टिकुलर एक्सटेंशन के बाद कोलिस और स्मिथ यूज नहीं होगा। अच्छा जी, उसके बाद फिर अगला 12 नंबर है। ये भी काफी खतरनाक सा एक्सरे था। ठीक है, लेकिन इसमें जो थी वो आ, इन अच्छा, ये भी इंट्रा आर्टिकुलर तो चला गया। ठीक है, और उसके बाद ये देखें, ये वो जो फ्रैक्चर था यहाँ से, इसकी लाइन जो हमें नजर, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। ये देखें, ये जो है इसके अंदर आपका ये इंट्रा आर्टिकुलर स्प्लिट इज सटल बट प्रेजेंट। तो अब एक चीज ये थी कि ये इंट्रा आर्टिकुलर एक्सटेंशन कर चुका हुआ है, डिस्टल रेडियल का फ्रैक्चर। ठीक है, और दूसरा क्या था कि ये टूटने के बाद कहाँ गया, आगे की तरफ। ठीक है, यानी कि ये जो फ्रेगमेंट था, जो टूटा हुआ फ्रेगमेंट है, इंट्रा आर्टिकुलर एक्सटेंशन होगी, इसका मतलब स्मिथ और कोलिस गए, अब नहीं हो सकते वो यूज। अब कौन यूज हो सकता है, बार्टन या रिवर्स बार्टन। बार्टन जो है वो किधर को होता है, पीछे को, इधर को, बैक को, डॉर्सल साइड पे। ये आगे को गया हुआ है, एंटीरियर वोलर साइड पे। अब जब वो वोलर साइड पे गया तो इसका क्या मतलब है कि ये वोलर बार्टन या रिवर्स बार्टन जिसको आप कहते हैं वो था। और इसके साथ एडिशनल फ्रैक्चर एक आपका उसका था जो कि डिस्टल की अल्ना थी, उसका भी फ्रैक्चर था। तो इसका मतलब ये है कि अब इसमें आपके पास जो था, जिसने रिवर्स बार्टन लिखा है, और वो किस किसने लिखा है, डॉर्सली डिस्प्लेस फ्रैक्चर के साथ गुजारा नहीं होगा, उसकी वजह ये कि इंट्राआर्टिकुलर एक्सटेंशन आ गई थी। तो आप लोग कोशिश करें कि इसमें कोई वो मुश्किल नहीं है, और जिसमें डॉक्टर निदा कोमल ने बिल्कुल ठीक लिखा है रिवर्स बार्टन फ्रैक्चर पे, डॉक्टर फाकिया इकबाल ने बिल्कुल ठीक लिखा है। और साथ रिवर्स बार्टन विद आपने साथ अल्नर फ्रैक्चर भी लिख देना है ताकि आपकी कहानी पूरी हो जाए उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद फिर रिवर्स बार्टन जैगम ने लिखा है, बिल्कुल ठीक है। और फिर रिवर्स बार्टन इशरत और राजिया ने लिखा है, बिल्कुल ठीक है। फिर जो वोलर फ्रैक्चर है वो कुछ नहीं होता, स्मिथ फ्रैक्चर भी नहीं है, कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली तीन चार लोगों ने ये बिल्कुल, ये सीधे सीधे केसेस हैं इसमें, तो जो है ना, तो इसमें आपका जो है ना वो नहीं लिख, आप लिखना। अच्छा जी, स्मिथ में जो इन्होंने दिया हुआ है ना, जो ये आपको पिक्चर दिखाई है मैंने, जो इसकी है क्या कहते हैं, रेडियोपीडिया का जो रेफरेंस है वो हम यूज कर रहे हैं। और उसके अंदर जो स्मिथ है उसको उन्होंने इंटर आर्टिकुलर एक्सटेंशन नहीं दी हुई, इन्होंने जो है बार्टन और रिवर्स बार्टन को दी है। मैं आपको दोबारा वो पिक्चर दिखा देता हूँ। तो अब इसमें मजीद इसकी हम देख लेंगे, लेकिन जो इसके अंदर मैंने देखी है पिक्चर जो इसमें आ रही है, उसमें मजबूरी है कि उसमें उन्होंने उसमें दिया हुआ है। और ये रेडियोपीडिया का फ्रैक्चर वो है। अभी देखिए, ये इसमें स्लिप्स के अंदर ना इन्होंने इंट्रा आर्टिकुलर एक्सटेंशन नहीं दी, तो ये एक्स्ट्रा आर्टिकुलर में ही इसको कैटेगराइज किया हुआ है, स्मिथ को और कोलिस को। जबकि बार्टन और वोलर बार्टन, रिवर्स बार्टन को इन्होंने जो है वो इसमें डाला हुआ है इंट्रा आर्टिकुलर में। तो इसका मतलब ये है कि अभी हम अगर इसको फॉलो कर लें रेडियोपीडिया वाले को, तो उसके हिसाब से जो स्मिथ है वो इंट्रा आर्टिकुलर एक्सटेंशन नहीं दे रहा फिलहाल। अच्छा जी, उसके बाद ये भी आप लोगों में से लिमिटेड लोगों का ठीक हुआ है जिन्होंने रिवर्स पार्टन लिखा है, बहुत अच्छा है। इसका मतलब है आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं इसके अंदर। अच्छा जी, उसके बाद फिर अगला एक और फिर फ्रैक्चर आया है, और इसमें क्या था कि जो है वो एक सेकेंड, ये कौन, अच्छा जी, उसके बाद अब ये अगला जो आया था, इसमें क्या हुआ है कि ये अब आप इसमें देखें, ये दोबारा एक डिस्टल रेडियल फ्रैक्चर है। और इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो है मार्क डॉर्सल एंगुलेशन ऑफ अल्नर फ्रैक्चर डिस्प्लेसमेंट है। उसके बाद फिर ये कह रहे हैं रिंग्स को रिमूव करना चाहिए, और इसमें स्केफोल यूनिट इंटरवल भी ज़्यादा है। और उसके बाद शॉर्टनिंग है रेडियल फ्रैक्चर की, तो इसका मतलब इम्पेक्शन है। और इसमें
ये सारी की सारी फाइंडिंग्स थी। काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेटेड केस था ये वाला, और इसमें सिर्फ फाइंडिंग्स ही लिखनी थी सारों ने, ठीक है। और इसमें ये था कि केस नंबर था ये वाला, क्या नंबर था इसका, 13। अच्छा जी, 13 पे आ जाए। ठीक है, डॉर्सली एंगुलेटेड डिस्प्लेस्ड डिस्टल रेडियल फ्रैक्चर विद एन एसोसिएट डिस्टल अर्नल शैफ्ट फ्रैक्चर। ठीक है, तो इसका मतलब यह था कि ये डॉर्सली, क्योंकि बैक को स्विच स्विच हुआ हुआ था ना, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका, एक मिनट है, इसमें विद चूंकि ये क्या कहते हैं, सिर्फ इसमें डॉर्सल एंगुलेशन थी। कहाँ चला गया, सॉरी, दोबारा दिखाना चाह रहा हूँ आपको ये इमेज ना। ये इमेज मैं बार बार इसलिए ला रहा हूँ कि आपको ये आइडिया होता जाए, साथ साथ याद करते जाएं। एक्स्ट्रा आर्टिकुलर था, ठीक है, और उसके बाद फिर डॉर्सल एंगुलेशन थी। तो ये कौन सा फ्रैक्चर बनेगा, अगर हम सिर्फ इसका देखेंगे तो ये बनता है आपका कोलिस फ्रैक्चर, ठीक है। तो इसलिए ये आपको इसमें, और लेकिन इसमें इंट्रा आर्टिकुलर एक्सटेंशन और नहीं दी हुई, तो लेकिन अगर आप उसको उस टर्म में जाएंगे तो फिर कोलिस फ्रैक्चर का इसमें यूज होगा। और उसके हिसाब से देखते हैं आपके किस किस में, आप लोगों में से किस किस ने इसको ठीक किया हुआ है। वेरी गुड, ये पहला ठीक है, और डॉक्टर जिलेमा ठीक है इसमें। उसके बाद फिर सॉरी यार, अच्छा, जिन्होंने सिर्फ कॉलिस फ्रैक्चर भी लिखा है ना, उसमें भी अल्ना को जरूर साथ ऐड करें, क्योंकि जो कॉलिस फ्रैक्चर है उसकी फ्रैक्चर की डेफिनेशन में अल्ना नहीं आती, ठीक है। और इसलिए जो आप लोग अगर कॉलिस फ्रैक्चर लिखेंगे वो सिर्फ रेडियल को आप कवर कर लेंगे, लेकिन अब कोलिस फ्रैक्चर विद डिस्टल अर्नल फ्रैक्चर जरूर लिखना है आपने, ठीक है। ये शाफ्ट का फ्रैक्चर था, और इसलिए आपने उसको भी मेंशन करना है। उसके बाद फिर कोलिस फ्रैक्चर निदा कोमल ने लिखा है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद फिर कोलिस फ्रैक्चर फकीहा इकबाल ने लिख दिया, फिर जैगम ने लिख दिया, फिर नहीं, फिर स्मिथ फ्रैक्चर एक ने लिखा, वो भी नहीं है, फूश इंजरीज भी नहीं है। तो इसलिए जो है ना, स्पाइरल फ्रैक्चर डिस्टल, डिस्टल विद डॉर्सल एंगुलेशन भी, चलो जिन्होंने डिस्क्रिप्टिव भी कर दिया ना, डॉर्सल एंगुलेशन, वो भी ठीक है। तो लेकिन गैलेजी और मोंटेगिया फ्रैक्चर नहीं है इसमें बिल्कुल भी, क्योंकि ये अब डिस्टल रेडियल फ्रैक्चर्स हैं, तो इसमें सिर्फ आप वही इसको इसको ही यूज करें इसमें, ठीक है। चलें, सही, माशाल्लाह। अच्छा जी, उसके बाद ये था एक और क्वेश्चन नंबर 14। ये आप लोगों को याद करा रहे हैं ताकि हर किस्म का जो फ्रैक्चर है वो आप देख सकें, ठीक है। और इसमें क्या था कि राइट डिस्टल रेडियल अल्नल मेटाफिजियल फ्रैक्चर था, और विद कंप्लीट डॉर्सल डिस्प्लेसमेंट थी, शॉर्टनिंग थी। और इस तरह के पेशेंट्स के अंदर जिसमें इतना ज़्यादा, ये देखिए यहाँ से ब्रेक हो गई, ये पूरे का पूरा यहाँ पे आगे पड़ा हुआ है पार्ट, पीडियाट्रिक एज ग्रुप है, लेकिन जो यहाँ पे आगे चूंकि पड़ा हुआ है, तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था कि इसकी वेस्कुलर और सेंसरी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने जो था ये फ्रैक्चर लिखना था, और सिग्निफिकेंटली डिस्प्लेस था, और डॉर्सली, यानी कि बेसिकली डिस्प्लेसमेंट थी इसकी। और ये जो एक तो एंगुलेशन होती है, ठीक है, एंगुलेशन ये होती है कि जिसमें ये फ्रैक्चर फ्रेगमेंट है ना, ये टूटा, ये वाला जो पार्ट है ये फ्रैक्चर फ्रेगमेंट है डिस्टल, तो ये पीछे चला गया तो डॉर्सल एंगुलेट हो गया, आगे चला गया तो ये वोलर एंगुलेट कर गया। अब एक और चीज होती है कि वो फ्रैक्चर हटा, लेकिन वो इधर चला गया या वो इधर चला गया, अब एंगल नहीं कर रहा लेकिन सिर्फ डिस्प्लेस कर रहा है। तो अगर ये फ्रैक्चर टूट के जो डिस्टल पार्ट है वो पीछे की तरफ चला गया तो ये डॉर्सली डिस्प्लेस्ड फ्रेगमेंट है, और अगर ये आगे चला गया तो वोलरी डिस्प्लेस्ड फ्रेगमेंट है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें वो फ्रैक्चर फ्रेगमेंट टूटा और इधर आ गया हुआ है। इसका मतलब है कि ये सिग्निफिकेंटली या डॉर्सली डिस्प्लेस्ड जो है, कंप्लीट डॉर्सल डिस्प्लेसमेंट है। और फिर अगर इसकी ऊपर नीचे हो जाए तो फिर शॉर्टनिंग कह देते हैं कि ये शॉर्टनिंग हो चुकी हुई है इनकी। तो इसलिए इसके अंदर आपने जो ये वर्ड याद करना है वो ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट है डिस्टल फ्रेगमेंट की, वो भी डॉर्सल और वोलर हो सकती है, और जो फ्रैक्चर की एंगुलेशन है टूटने के बाद, वो इधर को एंगल कर रहा है या इधर को एंगल कर रहा है, वो भी आपकी जो है इसमें इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, ये इन्होंने करा दिया आपको डॉर्सल एंगुलेशन और डिस्प्लेसमेंट और ये वगैरह वगैरह। अच्छा जी, अब अगला फ्रैक्चर कि आप लोगों के जो है वो तमाम हर किस्म के जो है वो फ्रैक्चर आपके क्लियर हो जाए बिल्कुल। अच्छा जी, इसमें क्या था, इसमें ये था कि इंट्रा आर्टिकुलर डिस्टल रेडियल फ्रैक्चर विद वोलर एंगुलेशन। ठीक है जी, अब आप लोग बताएंगे ये कौन सा फ्रैक्चर है कि जिसमें इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर है और वोलर एंगुलेशन के साथ है। तो आप लोग जल्दी से टाइप कर दें, क्या आप लोगों का ख्याल है इसमें कौन सा ये फ्रैक्चर है जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। आगे आप लोग तो हैं ये। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ, रिवर्स पार्टन, बिल्कुल सही, बिल्कुल माशाल्लाह, इसका मतलब आप लोग फॉलो कर रहे हैं।
कि अब आपने इसमें फौरन जो है पिक कर लिया है कि अगर वो इंट्रा आर्टिकुलर है तो हमने स्मिथ कोलिस को बाहर निकाल दिया, फिर हमारे पास वोलर बार्टन और डॉर्सल बार्टन रह गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो बार्टन है, अब अगर वोलर है तो वोलर बार्टन है, डॉर्सल है तो बस बार्टन या डॉर्सल बार्टन भी कह रहे हैं आप। तो इसलिए चूंकि ये वोलर है आगे को टिल्ट हुआ हुआ है ना सारा, तो इसका मतलब है कि ये सही है। तो माशाल्लाह ये फिर अब आप लोगों को इसका मतलब है कि जो इस तरह के फ्रैक्चर्स हैं, जो इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर्स हैं विद एंगुलेशन किस साइड पे, इसमें आगे को एंगुलेट किया हुआ है, तो ये सारे का सारा आपका उसमें ही आएगा। ठीक है, तो चलें इससे अगला बार चलते हैं हम, ताकि हम, ये 16 नंबर है। तो अच्छा जी, 16 नंबर जो है, ये इसमें आप लोगों को इसलिए इतना फ्रैक्चर दिए गए थे कि आप लोगों के जो फ्रैक्चर्स हैं वो हम बिल्कुल क्लियर कर दें। इसमें जो है ना वो आपके, अच्छा मेरा इसमें ये है कि हम सिर्फ इनको ही अगर आप सिर्फ यूज़ कर लें ना, तो काफ़ी है। कोहली, स्मिथ और बार्टन रिवर्स आ गए, वो वाले बार्टन को ना, वो मेरा ख्याल है ये तीन में ही आपका ऑलमोस्ट मसला हल हो जाता है। अच्छा, उसके बाद अब आप ये देखेंगे इसमें एक और आया है, ये 16 नहीं, 16 हमने 15 14 कर लिया था ना, हाँ ये भी कर लिया था, 15 भी कर लिया था, ये भी आ गया है। अब हम 16 पे जा रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, 16 पे जो था, अब क्या था, अब इसमें आपका जो फ्रैक्चर है वो एंगुलेट क्या कर रहा है, डॉर्सल, और ट्रांसवर्स वो रेडियल फ्रैक्चर है डिस्टल, विद नो इंट्रा आर्टिकुलर एक्सटेंशन। ठीक है, तो अब क्या मतलब है, इसका मतलब है कि एक्स्ट्रा आर्टिकुलर डिस्टल रेडियल फ्रैक्चर विद डॉर्सल एंगुलेशन इज, हाँ बिल्कुल सही है, कोलिस फ्रैक्चर। ठीक है, ये बिल्कुल कि अगर आपने बिल्कुल सही जल्दी से आपने पिक कर लिया कि अगर इंट्राआर्टिकुलर एक्सटेंशन नहीं है तो या स्मिथ होगा या कोलिस होगा। तो अगर वो कोलिस है तो इसका मतलब ये है कि वो पीछे की तरफ मूव किया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि वो बैक साइड को उसने एंगुलेट किया हुआ है, तो वो कोलिस फ्रैक्चर होगा। अच्छा, जो है डॉक्टर राव ने फ्रैक्चर फ्रेगमेंट इज इन लाइन विद द कार्पल बोन्स, नहीं नहीं, वो उसकी कौन सा पार्ट है वो भी देखा था कि जरूरी नहीं कि पूरे का पूरा फ्रैक्चर फ्रेगमेंट होगा, कि पिछला की तरफ मूव कर जाएगा, एंगुलेट कर जाएगा, सिर्फ एंगुलेट करने से ही जो है ना उसमें आपको वो देखना होगा कि उसमें जरूरी नहीं है कि वो पूरे का पूरा मूव करे, वो सिर्फ और सिर्फ एंगल भी दे सकता है। जिस तरह इसमें भी ये है कि ऊपर इम्पैक्टेड है, लेकिन इसमें वो बैक की तरफ एंगुलेट हुआ हुआ है। एक मिनट, कौन से वाला कह रही है, ये वाला है क्वेश्चन नंबर 15। अगर ये वाला है ना, मैं इस पर आपको ड्रॉ कर देता हूँ, ये देखिए, इसमें ये इसकी एक्सपेक्टेड लाइन थी, और ये फ्रैक्चर की लाइन जा रही है। तो अगर ये फ्रैक्चर की लाइन इस तरह होती बैक साइड में, तो फिर ये वोलर डिस्प्लेसमेंट थी, ये इधर को आगे जो है ये डॉर्सल, ये जो है ये वोलर डिस्प्लेसमेंट इधर को है, और ये अगर पीछे को जाता तो फिर ये डॉर्सल डिस्प्लेसमेंट थी। ठीक है जी, कैलस वैलस को छोड़ रहे हैं, इसमें फ्रैक्चरों में कैलस नहीं देखने, ये एमएलसी के केसेस में कैलस देखने होते हैं। हाँ, यही वाला मैंने दिखा दिया है कि ये आगे को चूंकि गया हुआ है, ये मेन लाइन है इसकी, और ये आगे को चूंकि गया हुआ है, जो फ्रैक्चर बोन के साथ उसका क्या रिलेशन है, हमने बोन के साथ देखना है। हमने इन कार्पल बोन के साथ से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ जहां से वो टूटा है उससे ये जो फ्रेगमेंट है, ये जो पार्ट पड़ा हुआ है, ये आगे की तरफ है। अगर ये स्ट्रेट होता तो इस तरह होता, और अगर ये पीछे हो गया होता तो इस तरह होता। इसलिए ये इस तरीके से जो है ना आपने इसको क्लियर करना है। ये केस 15 ही दिखा रहा हूँ मैं आपको। अच्छा जी, उसके बाद फिर अब हम, एक सेकंड है, इसको हम, अच्छा अब, हाँ एक मिनट में इसमें, अच्छा अच्छा, अब आगे चलते हैं हम। वो अच्छा जी, अब केस नंबर 16 आ गया है। केस नंबर 16 में हमने देख लिया ये क्या किया था हमने। इसमें जो है ना हमने सिंपल इसको कहा था कि ये कोलिस फ्रैक्चर है, उसकी रीजन ये है कि इसके साथ इसका एंगल कुछ नहीं देखना, हमने इस बोन के साथ देखना है। अब इसके मैं अगर आपको लाइन ड्रॉ कर दूं, तो इसमें क्या था कि ये लाइन स्ट्रेट इस तरह जाएगी, और ये जो लाइन है इसकी एंगल इस तरह आ रहा है, तो ये पीछे की तरफ डिस्प्लेस हुआ हुआ है। अगर ये आगे को होता तो ये वोलर था, और ये पीछे की तरफ गया हुआ है तो ये डॉर्सल है, बैक की तरफ। तो इसलिए इसके अंदर क्या था, हमने डिसाइड किया कि ये कोलिस फ्रैक्चर है, और सारों ने इसको कोलिस दिया। जबकि जिन लोगों ने आंसर किए हैं उनमें से एक ने रिवर्स बार्टन लिखा है, एक ने बार्टन लिखा है, एक ने स्मिथ लिखा है, फिर किसी ने बार्टन लिखा है। सिर्फ एक जैलम ने कोलिस लिखा हुआ है, बिनिश ने कोलिस लिखा हुआ है, बाकी सारों ने स्मिथ फ्रैक्चर और इस तरह के लिखे हुए हैं। इसलिए ऐसे शुक्र है कि अब आप लोगों को कम से कम ये जो तीन फ्रैक्चर जो लाइफ लाइन है आप लोगों के डिस्टल रेडियस के, वो कम से कम क्लियर हो रहे हैं कि आपने इनको कैसे देखना है। नहीं जी, एक और फ्रैक्चर आया, और ये फ्रैक्चर जो है
क्वेश्चन नंबर 17 का है, हमें इसके पेन खत्म करने दें। ठीक, अच्छा जी। राइट डिस्प्लेस डिस्टल रेडियल फ्रैक्चर है, ठीक है। और यहाँ पे भी फिर यही एक फ्रैक्चर है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इसमें मेरा ख्याल है कि चूंकि डिस्प्लेस नहीं है, तो ये एक मिनट है, ये देखें यहाँ पे डोर्सल थोड़ी इरेगुलर कॉर्टेक्स थी, और प्लस ये था कि इसके अंदर वाइडन स्केफोल यूनिट डिस्टेंस यहाँ पे आया था। अब इसमें आप खुद देखेंगे ये जब हमने इसके अंदर स्केफोल यूनिट स्पेस को बढ़ाया, टेरी टॉम्पसन साइन या मेडोना साइन जो आप लोगों को याद है, तो वो अगर आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि दो इसमें फाइंडिंग है। तो ये कि डिस्टल रेडियल फ्रैक्चर हुआ इसके अंदर यहाँ पे, और दूसरा इसके अंदर यहाँ पे सेपरेशन आ गई, जो दोनों में जो उस तरह टीथ के दरमियान में डिफरेंस होता है, इसी तरह इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस बन गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अब हमने देखना है कि इसको किसने पिक किया है। तो इसको फ्रैक्चर फिफ्थ प्रोक्सिमल, हाँ ये लिखा हुआ है, एक डॉक्टर मैविश ने लिखा है इसको। फिर है गैप बिटवीन स्केफोल्ड एंड यूनिटरी टॉम्सन लाइन, वेरी गुड, डॉक्टर आमना ने लिखा है। उसके बाद फिर फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल रेडियस डॉक्टर निदा कोमल ने सिलेक्ट किया है, लेकिन उन्होंने फिर इसको नहीं किया, ठीक है। अच्छा, इसमें ना आपने जिस तरह लिखा है फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल रेडियस विद डॉर्सल एंगुलेशन, तो फिर ठीक है, फिर आपने अगर वो डॉर्सल एंगुलेशन लिख दी फिर ठीक है। फिर स्केफोल यूनिट एक डॉक्टर इशरत राजिया ने सिलेक्ट किया है, बिल्कुल सही है। लेकिन अब ये देखें कि दोनों फाइंडिंग किसी ने भी सिलेक्ट नहीं की, देखिए फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल रेडियस विद टेरिटॉक्सिन साइन या वो स्केफोल यूनिट डिसलोकेशन जो है वो खट्टी नहीं की। उसकी वजह क्या थी कि एक को पहले रेडियस का फ्रैक्चर मिल गया, उसने कहा बस यही फाइंडिंग है, निकल जाओ। उसके दूसरे को उधर से टेरिटॉक्सिन साइन नजर आया, तो उसने कहा कि बस ये टेरिटॉक्सिन साइन है, इसको हमने और कुछ नहीं ढूंढना है इसके अंदर। ये इंपॉर्टेंस होती है कि अगर आप चेकलिस्ट जब तक अपनी नहीं बनाएंगे ना कि अच्छा हमने ये तो देख लिया है, लेकिन अब हम बाकी सारी चीजें भी तो देखें ना, तो इसलिए इस तरह के केसेस जो है ना एग्जाम में फिर आप लोगों को कुछ खराब करते हैं। तो इसलिए जो है ना वो देख लेते हैं। चलिए डॉक्टर महवेश कह रही है हमने दिया है, हाँ जी उन्होंने दिया है जी बिल्कुल, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल रेडियस एंड अल्ना। अल्ना का तो नहीं था, सिर्फ डिस्टल रेडियल का फ्रैक्चर था। चलिए बहरहाल तो उसमें जो है ना वो लिख दिया, ठीक है। बाकी बाकी सारा कुछ सही है। अच्छा जी, उसके बाद फिर अगला पेशेंट था, ये 17 हो गया, फिर 18 नंबर था। और जो 18 नंबर था उसमें भी अब यहाँ पे वो स्टार्ट हो गए हैं जो आप लोगों की जो पूरी की पूरी कि यहाँ से ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ चला गया। और अब ये देखें आप कि इसमें जो था इसकी नॉर्मल अलाइनमेंट ऑफ रेडियस एंड ल्यूनेट थी, ठीक है। लेकिन जो डॉर्सल बैक साइड पे डिसलोकेशन हुई थी किसकी, इसके हिसाब से जो बैक साइड पे गया हुआ था ऑफ द कैपिटेट एंड अदर कार्पल बोन्स, ठीक है। तो इसको आप क्या कहते हैं, ट्रांसकेफॉइड पेरील्यूनेट डिसलोकेशन, ठीक है। और उसके साथ क्या था इसके अंदर कि यहाँ पे एक फ्रैक्चर था रेडियल स्टाइलॉइड प्रोसेस का, ठीक है। और ये जो जितने भी ये होते हैं ना ये ये जो इसकी डिसलोकेशंस होती हैं, कार्पल डिसलोकेशंस, इनके साथ नॉर्मली फ्रैक्चर्स कोई ना कोई एसोसिएटेड मिल जाते हैं। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि अगर आप वो डिस्प्लेसमेंट का दिखाएंगे, सारी बात ये पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसलोकेशंस होती हैं और अच्छे खासे इम्पैक्ट के साथ होती है कि पूरे का पूरा हाथ ही मतलब इधर से उधर हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि उस वक्त आप लोगों के पास जो सर्च है उसकी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए फॉर दी फाइंडिंग ऑफ अदर स्मॉल फ्रैक्चर्स। और कई तो स्मॉल फ्रैक्चर्स के भी एक दो नंबर रखे होते हैं उन्होंने। तो आप लोग इसमें, मेरा मशवरा यही होता है कि आप इसको बिल्कुल उसको तसल्ली से ज़रूर देखा करें। अच्छा जी, उसके बाद फिर जो है वो आपका 18 फैक्ट नंबर हो गया ये। एक इसमें मैं देखता हूँ कौन कौन ठीक है यहाँ था इसका तो। अच्छा जी, डॉक्टर महवेश ने लिख दिया, और एक डॉक्टर शाजीना ने लिख दिया है, और फिर अच्छे से फ्रैक्चर लिखा है डॉक्टर आमना ने, लेकिन वो ये जो इतना सारा पीछे गया हुआ था ये नहीं आपने देखा। फिर एक पेरील्यूनेट डिसलोकेशन डॉक्टर जैरम ने लिखा है। फिर शॉफर्स फ्रैक्चर नहीं है, ना नहीं 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 नहीं। हाँ ये है, डॉक्टर सरीश खाकवानी ने लिखा है, और इन्होंने दोनों फाइंडिंग लिखी है, पेरील्यूनेट डिसलोकेशन भी लिखा है और फ्रैक्चर ऑफ टिप ऑफ स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना लिख दिया है। अल्ना की बजाय ना ये तो इसका है रेडियस का है ना, अल्ना का तो ये ठीक पड़ा स्टाइलॉइड प्रोसेस, लेकिन जो रेडियस है उसका है। तो इसलिए इसमें जो है वो अपने, तो इन लोगों ने सारों ने ठीक लिखा है, लेकिन ये आप इसको तो जरूर देखा करें ना। देखिए यहाँ पे इसकी ये जो पार्ट है इसका क्या कहते हैं स्केफॉइड का, ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है ये इसके अंदर आता है ना, यूं ये यूं पड़ा होता है और इसके अंदर यूं स्केफॉइड पड़ी होती है, इसमें स्केफॉइड निकल के पीछे पड़ी हुई है। लेकिन अगर आप इस तरह देखें तो ये जो इस तरह आपको नजर आता है स्केफॉइड उसके अंदर आनी चाहिए ना। अब ये जो जहाँ पे मेरा इस वक्त ये टिप है मार्कर का, स्केफॉइड इसके जो
है अंदर, उसके अंदर यहाँ पे आनी चाहिए ना बिल्कुल। और लेकिन वो कहाँ गई हुई, वो पीछे गई हुई, ल्यूनेट के अंदर पड़ी होती, वो इस तरह पड़ी हुई पीछे बैक साइड पे। तो ये याद रखना आपने कि ये जो है ल्यूनेट और कैपिटेट जो है वो किस तरह इसके अंदर मूव हुई हुई है। अच्छा जी, सॉरी, उसके बाद जो है फिर स्केप आर्ट नहीं, सॉरी, वो कैपिटेट चीज अंदर आनी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद जो था फिर अगला है 19 नंबर। अच्छा, 19 नंबर में अब देखते हैं कि आप लोगों ने कितनों ने इसको सही पिक किया है। ये तो मेरा नहीं ख्याल कि आपने, ये फिर वो डिस्टल रेडी फ्रैक्चर था। और अगर आप इसको देखें तो इसमें क्या था, यहाँ पे ठहर, इसको बड़ा करने में, यहाँ से ये एक पूरे का पूरे फ्रैक्चर लाइन जा रही है और उसके अंदर इंट्रा आर्टिकुलर एक्सटेंशन है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल सही स्मूथ सरफेस आती है, वो भी ब्रेक हुई पड़ी है यहाँ पे। इसका मतलब ये था कि ये एक वेरी सटल किस्म का जो था आपका डिस्टल इंट्रा आर्टिकुलर डिस्टल रेडियल फ्रैक्चर था दोबारा। लेकिन ये बस आप अगर सिर्फ इतना भी लिख देंगे ना तो ये काफी था। और इसमें माशाल्लाह ये डॉक्टर मुदस्सर ने बिल्कुल सही पिक किया है इस पे। नॉन डिस्प्लेस फ्रैक्चर डिस्टल रेडियस, और फिर एक और इम्पैक्टेड फ्रैक्चर डिस्टल रेडियस डॉक्टर मैविश ने देखा। फिर उसके बाद एक सब आर्टिकुलर स्क्लेरोसिस डिस्टल रेडियस डॉक्टर रामना लिखा, लेकिन इसमें वो फ्रैक्चर का वर्ड होना चाहिए था। और फिर साल्टर एरेस्ट टाइप 1, पता नहीं आप लोग इतना क्यों लिखते हैं। पिच्योर स्केलेटन में नहीं लिखना आपने, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है डिस्टल रेडियस का इम्पैक्टेड फ्रैक्चर है, और अंदर यहाँ पे ये जो है अंदर इंट्रा आर्टिकुलर एक्सटेंशन। तो इसमें अगर आपने फ्रैक्चर पिक कर लिया तो 5 नंबर मिलेंगे, मार्जिन में पास होंगे आप। और अगर इंट्रा आर्टिकुलर लिख दिया है तो इसका मतलब फिर वो आपको 8 नंबर मिल गए हैं और आप फिर अच्छे नंबर ले गए। इंट्रा आर्टिकुलर एक्सटेंशन जो है वो तो किसी ने भी नहीं लिखी। तो इसमें इसका मतलब ये है कि सारे एक दो जो लोग हैं वो मार्जिन पे हैं, मेजोरिटी लोगों ने इसके अंदर नहीं पिक किया सही। अच्छा जी, अब अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, जो हमारा 20 नंबर केस है। और इसमें क्या था कि, हाँ ये इंटरेस्टिंग था। ये देखते हैं आप लोगों को इसका पता लगता है कि नहीं। यहाँ पे हमने देखा था कि जो, एक मिनट है, यहाँ पे एक फ्रेगमेंट सा आ रहा था जो बैक साइड पे आता है। और जो यहाँ पे आता है ये किस चीज़ का होता है फ्रैक्चर, यहाँ पे हमेशा ट्राइक्वेट्रल का जो है फ्रैक्चर आता है। और ये इसीलिए देखा था इसमें एक चिप फ्रैक्चर ऑफ ट्राइक्वेट्रल जो है वो लिखा है डॉक्टर जारा नसरुल्लाह ने, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद फिर ट्राइक्वेट्रल फ्रैक्चर डॉक्टर महविश ने लिखा है, वो भी ठीक है। फिर बर्स्ट फ्रेगमेंट पोस्टीरियर टू ट्राइक्वेट्रल जैगम ने लिखा है, बिल्कुल ठीक है ट्राइक्वेट्रल फ्रैक्चर। और बस ये इन लोगों ने जो है ना इसको सही पिक किया है। तो ये जो है ये ट्राइक्वेट्रल फ्रैक्चर था। अच्छा, ये कौन सा वाला आप बैक का, ये वाला, ये देख लीजिए। अच्छा जी, उसके बाद, अच्छा दोबारा हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये वाला जो था ना, ये आप लोगों ने याद रखना है, सॉरी मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इसमें ना ये जो इस साइड पे अगर आएगा ना, यहाँ पे आपको, ये मेरे ख्याल से आप लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है अपने उसमें प्राइमर वगैरह में भी, कि ये बैक साइड पे यहाँ पे अगर आपको बोनी फ्रेगमेंट नजर आ रहे हैं ना, तो ये यानी कि स्मॉल बोनी फ्रेगमेंट अगर आपको इस साइड पे यानी कि बैक साइड पे कहाँ पे कार्पल होते हैं उसके पीछे नजर आ रहे हैं ना, तो ये मोस्ट लाइकली जो है ना ट्राइक्वेट्रल फ्रैक्चर का ही कंपोनेंट होता है। तो इसमें अगर आपको ट्राइक्वेट्रम और ये वो बाकी बोन नहीं भी नजर आ रही ना, लेकिन अगर आपको बोनी फ्रेगमेंट नजर आ रहा है तो बस आपने फिर बेफिक्र होके जो है ट्राइकोटल फ्रैक्चर लिख देना है, ठीक है। और वो बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें आपको ये पैथोग्नोमिक सॉर्ट ऑफ है कि यहाँ पे बैक साइड पे अगर चिप पड़ी है तो वो मोस्ट लाइकली ट्राइकोटल फ्रैक्चर ही होगा। आज ठीक है जी। ये एपी पे नहीं होता, नजर आता जो है वो प्रोजेक्शन इसमें, क्योंकि इसका फ्रैक्चर का फ्रेगमेंट जो टूटता है वो पीछे से नजर आता है आपको ना। अच्छा जी, उसके बाद अगला जो था वो, अब ये फ्रैक्चर जरा खतरनाक वाले आ रहे हैं जो आपके फिर वही हैं। अच्छा जी, हाँ जी, इसमें अब इसमें देखिए क्या क्या फाइंडिंग्स थी। इसमें था कि डिस्प्ले स्ट्रक्चर था डिस्टल थर्ड ऑफ रेडियल, मतलब शाफ्ट या रेडियल डायफिसिस, ठीक है। और उसके बाद फिर थी जो रेडियो अल्नर जॉइंट होता है, उसके वो दूसरे नंबर पे वो था।
ये आगे गई हुई थी और ये बिल्कुल ही डिस्प्लेस हो रहा था, जो डिस्टल रेडियल जॉइंट था उसकी डिसलोकेशन हुई हुई थी, ठीक है। तो अब इसमें इसके अंदर जिन लोगों ने ग्लेजाई ग्लेजाई फ्रैक्चर लिखा है तो वो परफेक्ट है, क्योंकि उन्होंने फिर सारा कुछ ही कर दिया है। तो इसमें ग्लेजाई फ्रैक्चर जो है वो काफी सारों ने लिख दिया माशाल्लाह। तो हाँ बिल्कुल सही है माशाल्लाह, सारे लोगों ने तकरीबन ग्लेजाई फ्रैक्चर सही पिक किया है। तो इसलिए जो है ना, लेकिन अगर शिफ्ट जो है ना इसमें, और इसमें आप याद रखेंगे अगर आपको ये पैथोग्नोमिक पिक्चर है, ठीक है, ये इधर चला गया, अल्ना से आगे निकल गई है, ये यानी कि आगे गई हुई है और ये पीछे आया पड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जॉइंट जो होता है डिस्टल रेडियल वो डिस्टर्ब हो गया हुआ है। अगर डिस्टर्ब हो गया है और साथ ये जो आपका फ्रैक्चर है डिस्टल रेडियस का 1/3 का, और अगर 1/3 का डिस्टल रेडियस का है ना, तो आप सेफली ग्लेज़ाई फ्रैक्चर दे सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली चूंकि उसने एंगुलेट करना होता है तो साथ वो अगला जो यहाँ पे इसके साथ जॉइंट होता है स्कैल्प के साथ, वो भी डिस्टर्ब कर देता है। तो फाइब्रस जॉइंट होता है, तो वो फिर डिस्ट्रप्शन हो जाती है, तो वो आगे चला जाता है, वो पीछे आ जाता है। तो इसलिए इसमें और कोई खास चीज नहीं थी, ग्लेज़ाई फ्रैक्चर टिपिकल जो था ना 21 नंबर केस का था। हाँ ये देख लें यहाँ पर डिस्टल रेडियल नर्व जॉइंट, देखिए ना ये वाला जॉइंट यहाँ पे होता है, तो ये आगे चली गई है क्योंकि ये शॉर्टन हुई है ना, ये पीछे आई है, क्योंकि वो टूट के वो पीस जो लंबाई थी वो इस तरह हुआ है, तो ये पीछे आया, तो उसने सामने जो डिस्टल रेडियल नर्व जॉइंट था ना वो सारे के सारे डिस्टर्ब कर दिए। अच्छा जी, उसके बाद फिर ये अगला था जिसमें जो है फिर आपको जो डॉर्सली एंगुलेटेड फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल थर्ड ऑफ बोथ रेडियस एंड अल्ना, ठीक है जी। और जो इसमें क्या था, इसमें जो इसमें बस यही लिखना था आप लोगों ने, इसमें तो कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाने की तो जरूरत नहीं थी, बस इसमें आप लोगों ने यही लिखना था कि जो डिस्टल उसका था ना एंगुलेशन लिख देनी थी कि डॉर्सल एंगुलेशन थी और डिस्टल रेडियस एंड अल्ना का फ्रैक्चर था। तो बस इसमें ये जो सिंपल इसमें बस टर्म्स थी कि दोनों को लिख के और आपने इसकी डिस्क्रिप्शन सही दे दी है कि डॉर्सल एंगुलेटेड है, डॉर्सली डिस्प्लेस्ड नहीं है, जो क्योंकि एंगुलेशन का मतलब ये होता है कि ये देखिए ये आई बोन और ये अगला जो फ्रेगमेंट है वो पीछे की तरफ गया हुआ है, तो जो ये इस तरह है, तो ये डॉर्सल एंगुलेटेड जो डिस्टल पार्ट है ना उसका, वो उसके साथ होता है, डॉर्सली एंगुलेटेड फ्रैक्चर कहेंगे इसको। अच्छा जी, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर ये आ गया सारा कुछ ठीक है, डॉर्सल एंगुलेशन आ गई। अब एक ये फ्रैक्चर था जिसके अंदर जो था आपका मिड रेडियस और मिड अल्नर डायफिस, मिड के अंदर जो है ना दोनों साइडों पे ग्रीन स्टिक नहीं, आप इसको वर्ड ना यूज करें ग्रीन स्टिक का, मेरा ख्याल है कि ग्रीन स्टिक में ना कहीं तो दोनों नहीं होते, क्योंकि उसमें मेरा ख्याल है वो आप इस तरह प्रोटेक्ट करते हैं ना तो एक का शाफ्ट ज्यादा टूटती है। वैसे मैं देख लेता हूँ, मुझे इतना एग्जैक्ट ग्रीन स्टिक का अब इतना यूज नहीं होता, क्योंकि मेरा ख्याल है कि उसमें ना, क्योंकि वो ग्रीन स्टिक, नहीं नहीं ये ग्रीन स्टिक वो नहीं है, वो तो जो है ना ग्रीन स्टिक होता है जिसमें एक साइड पे डिस्ट्रप्शन हो, ठीक है, वो यानी कि वो जिस तरह, सॉरी वो दूसरा, मैं तो उसको दूसरा समझ रहा था, ये जो जिस तरह आप ग्रीन स्टिक को तोड़ते हैं ना तो अंदर से एक साइड जुड़ी रहती है, दूसरी साइड जो है वो मतलब मुड़ जाती है, तो इसमें तो दोनों साइडें टूटी पड़ी है, लेकिन यहाँ से ये भी टूटा हुआ है, ये भी टूटा हुआ है, इधर से ये भी टूटा हुआ है, ये भी टूटा हुआ है, तो ग्रीन स्टिक नहीं कहेंगे इसको, मैं दूसरा समझ रहा था, सॉरी। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना फिर हाँ, ग्रीन स्टिक में वन कॉर्टेक्स होता है, दूसरी साइड जो है ना वो कॉर्टेक्स की सही रहती है, लेकिन इसमें तो दोनों साइडें इन्वॉल्व है ना, ये देखिए यहाँ से टूटा है, यहाँ से ये भी दोनों साइडें इन्वॉल्व है, यहाँ से ओवरलैप हो रहा है थोड़ा सा, इस वजह से आपको ऐसे लग रहा है, लेकिन दूसरे एंगल में वो बिल्कुल टूटा पड़ा है। अच्छा जी अच्छा, उसके बाद जो है फिर ये आगे सारे के सारे, और उसके बाद हम अगले में जाते हैं, ये वाला खैर 23 में हाँ ये ठीक है तकरीबन सारे लोगों ने, क्योंकि ये इसमें कोई इतना वो नहीं था, तो इसलिए आपने इसमें 23 सारों ने तकरीबन ठीक लिखा हुआ है। अच्छा ये अगला है 24, और 24 में क्या हो रहा था कि इसमें जो है वो अल्नर का जो था वो इसका जो डायफिजियल फ्रैक्चर था, ठीक है, और दूसरा इसके साथ क्या फाइंडिंग थी जो कि बड़ी टिपिकल होती है जिसके साथ वो इसकी डिसलोकेशन होती है रेडियल हेड की, ये जो रेडियल हेड है ये जहाँ होना चाहिए यहाँ से निकल जाता है, ठीक है, उसकी वजह क्या होती है कि अल्ना एंगुलेट करती है तो वो रेडियस को बाहर निकाल देती है, और इसको क्या कहते हैं मोन्टेजिया फ्रैक्चर डिसलोकेशन, क्योंकि फ्रैक्चर मोन्टेजिया एक फ्रैक्चर है और एक डिसलोकेशन है, तो फ्रैक्चर इसके अंदर अल्ना का होगा और जो डिसलोकेशन है वो इसके अंदर रेडियल हेड की होगी। तो अब जिसने तो मोन्टेजिया लिख दी है तो वो बिल्कुल पास है। प्लेजा ही नहीं होता ये मोन्टेजिया होगा, और मोन्टेजिया फ्रैक्चर डिसलोकेशन, पूरा वर्ड लिखे, मोन्टेजिया फ्रैक्चर नहीं है, इसमें फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन, यानी कि दो चीजें मिला के होता है,
ठीक है, मोन्टेजिया फ्रैक्चर और विद डिसलोकेशन का मतलब ये है कि फ्रैक्चर ऑफ अल्ना एंड डिसलोकेशन ऑफ रेडियल हेड की जो है वो फ्रैक्चर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपने इसमें इसका जो प्रॉपर टर्म है वो मोन्टेजिया फ्रैक्चर डिसलोकेशन की है। तो आप लोगों ने इसमें जब भी लिखना है इसको इस तरीके से जो है वो लिखना है। तो इसमें जैगम ने भी ठीक लिखा है, काफी लोगों ने माशाल्लाह ठीक लिखा, तकरीबन एक दो ही हैं जिन्होंने ठीक नहीं लिखा, बाकी सारों ने मोन्टेजिया तो लिख दिया है। तो इसलिए यही याद रखें कि मोन्टेजिया फ्रैक्चर के अंदर अल्ना का फ्रैक्चर और यहाँ से हेड जो जिसके साथ आना चाहिए था वो डिसलोकेट होके आगे जा चुका हुआ है। तो अगर आपको ये मिड शाफ्ट ऑफ अल्ना का फ्रैक्चर दिखाते हैं और जो एंगुलेट हुआ हुआ है ना, तो रेडियल हेड डिसलोकेटेड ही होता है उसमें। अच्छा जी, उसके बाद लास्ट आज का केस आपका था 25, और जो 25 केस था वो था पोस्ट नॉन इंट्रा। हाँ जी, इसमें एक आपका जो था वो इंट्रा आर्टिकुलर ऑलिक्रेनोन फ्रैक्चर था, ऑलिक्रेनोन प्रोसेस का। ठीक है, और मीडियल कंडाइल ऑफ ह्यूमरस का कह रहे हैं, लेकिन बहरहाल इसमें सिर्फ एक यही मेन फ्रैक्चर था जो कि आप लोगों ने बताना था। ठीक है, और उसमें कह रहे थे मीडियल कंडाइल का फ्रैक्चर, सॉरी ये आ गया, इसमें मीडियल कंडाइल का फ्रैक्चर था, और तो उसमें मेरा ख्याल है कि ये एक शायद को पहले का था, लेकिन असल जो है ना वो डिस्प्लेस ऑलिक्रेनॉन फ्रैक्चर था जो पीछे इस तरह आना चाहिए था, लेकिन ऑलिक्रेनॉन का फ्रैक्चर टूट के पीछे गया हुआ है। तो इसमें सुपर कंडाइलर का वर्ड नहीं यूज करने, क्योंकि इसमें तो ऑलिक्रेनॉन का प्रोसेस ही टूटा पड़ा है ना। तो आप उसमें जो है वो ऑलिक्रेनॉन का फ्रैक्चर लिखना है आपने इसके अंदर। ठीक है, अच्छा उसके अंदर फिर आगे डिस्टल एंड ऑफ रेडियस का तो नहीं है इसमें, रेडियस का डिस्टल एंड तो नजर ही नहीं आ रहा। तो कैसे डिस्टल एंड तो हाथ की तरफ होता है ना, ये तो प्रॉक्सिमल एंड होता है। अच्छा जी, उसके बाद फिर फ्रैक्चर ऑफ ऑलिग्रेनॉन प्रोसेस जो है वो डॉक्टर शादीना ने लिखा है, बिल्कुल ठीक है, कंप्लीट फ्रैक्चर ऑफ ऑलिग्रेनॉन प्रोसेस। और डॉक्टर मैविश ने ठीक लिखा है, फिर डॉक्टर आमने ने लिखा है फ्रैक्चर ऑफ ऑलिग्रेनॉन अपीयरेंस ऑफ पोस्टीरियर फैट पैड। तो सेकेंडरी साइंस है, अगर फ्रैक्चर ही आपने लिख दिया तो बस फिर ठीक है। फिर निदा कोमल ने ठीक लिखा है, उसके बाद फिर वेरी गुड डॉक्टर फाकिया इकबाल ने ठीक लिखा है, फिर है ईशा तो राजिया ने ठीक लिखा है, हिना अमीन ने ठीक लिखा है, और सरिश रखवानी ने भी ठीक लिखा है। तो इसलिए माशाल्लाह ये काफी लोगों ने इसमें आगे से ही परफॉर्म किया है। तो अच्छा जी, अब मैं आपको जो आप लोगों ने स्लाइडें देखनी है ये 24 की थी। तो इसमें आपको ये देख लें कि यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ हेड है वो भी हुई हुई है, और दूसरा यहाँ से जो है ये अभी 24 की मैं पहले दिखा देता हूँ, फिर 23 की भी दिखा देता हूँ, इसको देख लें आप जल्दी से। लेकिन जो अब आप लोगों का रेडियल फ्रैक्चर नहीं, दोबारा वो जो खासतौर पर डिस्टल रेडियल फ्रैक्चर है ना, वो बिल्कुल नहीं गलत होने चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में लाजमी आते हैं। या कोलिस फ्रैक्चर आएगा या स्मिथ फ्रैक्चर आएगा या बार्टन तो फ्रैक्चर आने ही है ना, इसलिए आप लोग उसमें ना गुंजाइश होने दें, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसमें कुछ भी नहीं है। बस जस्ट डिसाइड करें इंट्रा आर्टिकुलर है, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर है, अगर एक्स्ट्रा आर्टिकुलर है डॉर्सल एंगुलेशन है या वो वोलर एंगुलेशन है, डॉर्सल एंगुलेशन कोलिस है, वोलर है तो स्मिथ है। और उसके बाद जो है ना आपने सिर्फ एक चीज वो लिख देनी है कि अगर इंट्रा आर्टिकुलर है तो फिर तो आप वर्ड डॉर्सल लगा देना बार्टन के साथ, इंट्रा आर्टिकुलर है डॉर्सल बार्टन वोलर बार्टन, बस खत्म। रिवर्स बार्टन और बार्टन भी ना लिखें आप, डॉर्सल बार्टन वो वोलर बार्टन लिख देंगे, वो भी एक्सेप्टेबल टर्म्स है। लेकिन वो यानी कि उसमें बस आप कोई बहुत कॉम्प्लिकेशन कुछ भी नहीं है उसके अंदर। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 23 है, इसकी भी देख लें आप। तो यहाँ पे जो है ना अब हमारे ये 25 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। हाँ जी, खत्म हो गए हैं। तो ये टॉक्स 4 हो गया है खत्म, आगे 24 और टॉक्स 5 आप लोगों का आ चुका होगा, अपलोड हो चुका है। और एमएसके के जो आज की परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से तो ये है कि इसके भी 75 केसेस पूरे कर लिए जाएं तो बेहतर है, कि क्योंकि मेरा ख्याल था कि इसमें आप लोगों की परफॉर्मेंस बेहतर होगी। लेकिन इसमें खासतौर पे जो पहली जो मेरे हिसाब से आप लोगों के ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं वो हैं कि जो आपके ये कार्पल डिसलोकेशंस और जो आपके ये जो डिस्टल रेडियल फ्रैक्चर्स हैं। डिस्टल रेडियल फ्रैक्चर्स तो काफ़ी हद तक ठीक हो गए हैं, लेकिन जो कार्पल डिसलोकेशंस है ना इनको भी आप लोगों ने बड़ा परफेक्ट करना है, क्योंकि ये जो फ्रैक्चर वाले केसेस है ना ये होना एक है, ये मैं वो बताता हूँ। क्योंकि ये जो इनकी स्कीम है ना उसमें एक साथ फ्रैक्चर टेक्निकली नहीं आ सकता, क्योंकि ट्रॉमा और एमएसके में एक केस बनेगा, एक या मैक्सिमम दो। तो अगर वो एक केस बना तो उसमें तो आप आउट परफॉर्म कर सकते हैं ना, कि उसमें अगर आपको डिस्पोज करेंगे वो स्मिथ आ गया या कोलिस आ गया, तो आप उसमें सिंपल देखें कि जो है ना इसका मतलब ये है कि उसमें तो आपको 8/10 तक तो पहुंचना चाहिए ना, सीधा सीधा बगैर को मेहनत के। और अगर जो है उसके बाद जो है ना फिर अगर आप वो करते रहेंगे तो फिर मसला हो जाएगा।
फ्रैक्चर्स के अलावा केसेस ऐड होंगे, लेकिन अभी पहले ट्रॉमा चलता जाएगा। और साथ ये जो है ना एक सीरीज में है केसेस ना, 100 केसेस हैं बेसिकली एमएसके के। लेकिन अभी हम अगले 25 अब लगा देंगे, क्योंकि इसमें मेरे ख्याल से लोअर लिम्ब अभी कवर नहीं हुआ है, अपर लिम्ब पे ज़्यादा फोकस रहा है। तो हम लोअर लिम्ब को भी एक बार देख लेते हैं। जो अगले 25 केसेस हैं वो भी मेरे ख्याल से ट्रॉमा के ज़्यादा होंगे। लेकिन जो दूसरे हैं ना, जो ट्विस्ट वाले केसेस हैं आपके और जिसमें डिफरेंशियल ज़्यादा हैं, तो फिर जो है ना हमने वो भी सारे के सारे जो है ना वो ऐड ऑन करने हैं। तो इसलिए अब आपके ये 25 केसेस आप कोशिश करें कल तक, परसों तक कवर कर दें। और उसके बाद जो है ना फिर हम बाकी जो चीज़ें हैं ना उनको भी हम ऐड ऑन करते जाते हैं साथ साथ। तो मोस्ट लाइकली जो नेक्स्ट सेशन है ना वो आप लोगों का मंडे को या ट्यूसडे को होगा। अब मैं आपको बता दूंगा। और लेकिन मीनवाइल आप इनको काइंडली रिवाइज कर लें जितने आपके हैं। ये सारे एग्जाम केसेस हैं, इसमें आप लोगों ने बिल्कुल ये ना कहें कि ये चाहिए तो आ जाएगा, मुझे आ जाएगा, नहीं। अभी आप लोगों के सामने है, देखिए मोन्टेकिया या ये वाले भी आप लोगों के हार्डली 25% लोगों के ठीक है। 75% लोग उसमें भी इनकरेक्ट हैं, जो कि एग्जाम के मतलब वो केसेस हैं जिनमें जिन्होंने आपको ऑक्सीजन देनी है वहाँ पे। तो अगर आप वो वाले केसेस भी सारे मतलब गलत कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि फिर जो असल केसेस हैं वो तो मतलब उनको कौन संभालेगा, मतलब मसला ये है। तो इसलिए इन केसेस को, और जो चेस्ट एक्सरेज है ना, ये आप अगर अच्छी तरह कर लेंगे ना, तो जो आपकी डेफिशिएंसीज बाकी केसेस में आएंगी ना, क्योंकि बहुत सारे तो अनसीन आने हैं, मुझे किसी को कुछ नहीं पता होगा। लेकिन इन केसेस का तो 100% आप लोगों को पता है कि इसमें तो आप पूरे पूरे मार्क्स ले सकते हैं। कुछ भी नहीं, एक वर्ड लिखना है, सिर्फ कॉलेज लिखना है। वो अब अगर कॉलेज की जगह स्मिथ लिखा है, स्मिथ की जगह कॉलेज लिखा है, तो फिर तो वो केस आपका 2 नंबर भी नहीं मिलने उसमें। तो इसलिए जो है ना इन चीज़ों को तो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा प्रैक्टिस में लाएं। और बाकी इंशाल्लाह अब ये अगले 25 केसेस करें। तो कल नहीं, मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सकता है अगला सेशन रखें, और अगले 25 केसेस भी मैं साथ ही अटैच कर दूंगा। तो आपका बेसिकली जो टॉक्स है ना 5 तो आया हुआ है, 6 भी जो है ना उम्मीद है कि कल नहीं तो परसों तक आपको अपलोड हो जाएगा। उसके बाद फिर ना मैं थोड़ा सा मिक्सर कर दूंगा, कि जिसमें ये होगा कि आपके क्रॉस सेक्शंस भी एडिड होंगे और बाकी भी सारे के सारे होंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह फिर हम सेशन दोबारा कंटिन्यू करेंगे कल परसों चौथ जिस दिन भी टाइम मिलता है, तो फिर मुलाकात होती है। जज़ाकल्लाह।